बेटी को मत समझो भार, ये तो है जीवन का आधार। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा BSW फिफ्थ सेम से हूँ। आज का यह कार्यक्रम त्रिपुरी समाज कार्य महाविद्यालय के महिला विकास केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी बालिकाओं की सुरक्षा इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैम, कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित मिसेस विनीता साहू, IPS DCP जोन 2 नागपुर सिटी और मिसेस माधुरी भाविस्कर मैम, ACP सदर डिवीजन नागपुर एवं इस कार्यक्रम की आयोजिका, शिक्षकगण और सभी विद्यार्थीगण का मैं विनम्र स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का ये 9वां बार है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं कठिनाइयों की पहचान करना, समाज में जागरूकता लाकर बालिकाओं को समान अधिकार दिलाना। और मैं साथ ही एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगी। जीने का उसको भी अधिकार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार, जन्म से पहले ना उसे मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। इसके पश्चात मैं अतिथियों का स्वागत एवं परिचय हेतु डॉक्टर शिल्पा पुराणिक मैम को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू ऐश्वर्या। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि एवं सहभागी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय विनीता मैडम DCP जोन 2 नागपुर सिटी हमारे बीच प्रमुख वक्ता के तौर पर है और अतिथि के रूप में भी हमारे साथ में है। माननीय विनीता जी, इन्होंने 2010 में IAS और IPS दोनों भी एग्जाम क्लियर की थी, पर यह हमारा सौभाग्य है कि आज उन्होंने वो IPS के तौर पर हमारे साथ में है और उन्होंने IPS बहुत कम महिला होती है कि जो इस तरीके के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है और हमारे साथ में उन्होंने जो आदर्श रखा है वो सही में सराहनीय है। आपने MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। मुझे बोलने के लिए बहुत गर्व है कि मैडम को 2 ऐसे अवार्ड मिले हैं जिसके काम का उनका नवाजा गया है। एक नेशनल शक्ति अवार्ड 2016 में उनको मिला है, बहुत बधाई मैडम। 2017 में भास्कर वुमन अवार्ड भी आपको मिला है। इसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से आपको करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपने एक्सेप्शनल जो वर्क किया है उसको मैं खास तौर पर हमारे छात्रों के सामने भी रखना चाहती हूँ कि हम बोलते कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इस तरीके से जो आदर्श आपने रखे हैं उसके कुछ जो मॉडल्स हम लोग बोलते हैं कि हमारे सोशल वर्क में डिफरेंट टाइप से जब काम किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज द मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो उस तरीके के जो आपने एक मॉडल्स एस्टैब्लिश किए उसको मैं हमारे विद्यार्थियों के सामने रखना चाहती हूँ। एक जो है कम्युनिटी पोलिसिंग इनिशिएटिव मोबाइल पुलिस स्टेशन कैंप, जिसका मैं भी एक साक्षीदार रही हूँ और इसका इम्पैक्ट असेसमेंट त्रिपुरी कॉलेज को मिला था और हम खुद ने उसको जाके असेसमेंट किया था। बहुत सुंदर तरीके की एक मॉडल हमने देखा है कि आप डोर स्टेप पर जब जाते हैं तो लोगों में किस तरीके से पुलिसों के प्रति जो भावना रहती है वो आपको देखने को मिली। इसके साथ में जो लोकल लेवल के जो इश्यूज है इमीडिएट कैसे सॉल्व होते हैं वो भी हमने ऑब्जर्व किया। तो ये जो मॉडल है इस मॉडल को महाराष्ट्र शासन ने भी गौरवान्वित किया है और ये मॉडल को पूरे राज्य में उसको रेप्लिकेशन किया है और सभी राज्य में उसको लगाया भी गया है। सबको बताया गया है कि आप इस तरीके से मॉडल हर एक डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने जोरदार तालियां देनी चाहिए। तो इसके बारे में जो हमारी संकल्पना चाहिए थी उसको हमने एक तरीके से छेड़ दिया कि हम आपके साथ में हैं। उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर उसको पब्लिकेशन के तौर पर भी लोगों के सामने रखा गया है। दूसरा जो मॉडल है स्ट्रीट स्क्वाड ये है, स्पेशलाइज्ड स्क्वाड लॉन्च
एट गोंदिया फॉर वुमेन सेफ्टी। मैडम का वुमेन सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस के ऊपर बहुत काम है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श भी है। तीसरा जो मॉडल उन्होंने एस्टैब्लिश किया है वो उड़ान ये नाम से इनिशिएटिव किया था और उसमें उन्होंने इन कोलैबोरेशन ऑफ यशदा, महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन, इनके साथ में उन्होंने ये लॉन्च किया था। डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों के साथ काम करता है, कितना रीच आउट होता है, इसका भी एक उड़ान एक इनिशिएटिव हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने यंग एंड एडोलेसेंट को एजुकेट काउंसिल किया फॉर सेल्फ डिफेंस के बारे में। भविष्य में हमको मौका मिलेगा, कॉलेज ऑफलाइन जब होगा तो हम मैडम को जरूर इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करने के लिए बुलाएंगे। देन एक जागरूकमी व समाज इनिशिएटिव नागपुर महाविद्यालय एवं पाठशाला में आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन, वुमेन सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। देन ये हाल ही में जो कोरोना को हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और इसमें मैडम का काम भी बहुत सराहनीय है। फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के तौर पर आपने फर्स्ट कोविड केयर सेंटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। उसके साथ में ट्रैवल ऑफ माइग्रेंट लेबर टू देयर होम टाउन के लिए उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। हम सब लोग टीवी में उस समय में डाला देखते थे कि माइग्रेंट लोगों की कैसे इश्यू है, तो इसको स्ट्रीमलाइन में लाना और उनको अपने घर में सेफ्टी तौर पर कैसे पहुंचाना, इसके लिए आपने नागपुर से ये इनिशिएटिव लिया था। और बहुत सारे एनजीओज को भी आपने उस समय में कॉल किया था। यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही पुलिस, इसमें ये जो बहुत बढ़िया मॉडल हमारे नागपुर सिटी में आपने इस्टेब्लिश किया और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा, जब मैं सीवी देख रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ, यानी हम लोगों को जो ड्यूटी दी जाती है वो तो हम करते ही रहे, पर कोरोना में उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही तरीके से रहना चाहिए सेंटर में। तो उसके लिए मैडम ने जुम्बा क्लासेस को भी इनिशिएट किया था। ये बहुत यूनिक है, हम लोगों को इतना ही मालूम है कि जो डांस क्लास चलाते हैं वही जुम्बा क्लासेस चलाते हैं, पर मैडम ने उसको भी इनिशिएटिव किया था और स्क्रीन मूवी पढ़ते मैंने मूवी को भी उनको दिखाया था, सो दैट उनका जो एंजाइटी और डर जो है उसको वो कैसे मिनिमाइज किए, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं खास तौर पर तीन मैडम का जो पुलिस के बारे में हम लोग हमेशा जानते हैं कि वो हमेशा रेड डालते हैं, तो बहुत सारे एंटी सोशल एक्टिविटीज को वहाँ पे प्रिवेंट करते हैं। तो उसमें से तीन जो है मैडम के क्रेडिट में जो जाती है वो सत्ता है क्रिकेट बेटिंग इन कोकण, जिसमें उनका सो बिगेस्ट रेड हुई है। दूसरी जो बिगेस्ट आईपीएल रेड इन भंडारा और तीसरी अभी हाल ही में बिगेस्ट कैश रिकवरी रेड इन नागपुर सिटी आपने किया है। ये सभी तौर पर हम लोग यदि मैडम का व्यक्तिगत परिचय करने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि एक हमारे सामने एक मिसाल है कि कोई भी महिला वीक नहीं होती है, यानी अबला नहीं होती है, इसका एक आदर्श मैडम ने हमारे सामने रखा है। जितना मैडम में डैशिंग है, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ वो डैशिंग का ही काम है, रेड डालना है इतना आसान वाला नहीं। उतनी ही मैडम बहुत शांत है, जब आप उनसे बात करेंगे तो आप बहुत गर्म होने वाले होंगे तो तुरंत शांत हो जाएंगे। और दूसरा बहुत मितभाषी है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे पर ऐसा बोलेंगे कि आपको तुरंत उसमें समझ में आएगा। तो ऐसे हमारे बीच मैडम है, ये हमारा गौरव है मैडम कि आप आज हमारे साथ में बहुत इम्पोर्टेंट सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड ये विषय को लेते हुए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर हमारे साथ में हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको स्वागत करें। हमारे बीच में हम लोग देख सकते हैं हमारे दूसरे अतिथि जो है माननीय माधुरी बाविस्कर मैडम, एसीपी सदर नागपुर हमारे साथ में है। मैडम का एजुकेशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है
और वो बहुत रेपुटेड कॉलेजेस है कि जो पुणे में है, टॉप 10 जो कॉलेजेस है इंजीनियरिंग में, वहाँ से आपने किया है। इसके साथ में आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को भी इसका भी अध्ययन आपने किया है। आप 2016 में एमपीएससी से आपने क्लियर किया है और पुलिस के इसमें आप ज्वाइन हुए हैं। नागपुर में आने के पहले आप सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यवतमाल में कार्य कर चुके हैं। हमारे महाविद्यालय में आप सबसे पहले आए हैं। विनीता मैडम को तो हम जानते हैं, बहुत बार हमारी मुलाकात हुई और कॉलेज में भी आए, पर वारिस्कर मैडम आप पहले बार हमारे यहाँ आए। हम आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप मूलतः नंदुरबार से हैं। हमें हमारे महाविद्यालय के महिला विकास केंद्र की प्रमुख प्राध्यापिका संध्या पटेल मैडम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम का स्वागत करें। आज के इस सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड के सेमिनार में अध्यक्ष के तौर पर हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम है। मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मैडम के व्यक्तित्व को सब जानते हैं, हमेशा हमारे साथ रहने वाले और सभी को प्रोत्साहन देने वाले मैडम है। और आज नागपुर में मानसूचा तज्ञ के रूप में सभी जगह पे सुपरिचित है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं खुशी को अनुरोध करती हूँ कि मैडम का आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष मैं सभी का स्वागत करती हूँ और माइक ऐश्वर्या को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम की आयोजिका मिसेस संध्या फतिंग मैम को आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम का प्रस्तावना देने हेतु। स्विच है धन्यवाद ऐश्वर्या। त्रिपुरा समाजकार्य महाविद्यालय के वुमेन डेवलपमेंट सेल, त्रिपुरा समाजकार्य महाविद्यालय के विमेन डेवलपमेंट सेल के और से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा, सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड इस विषय पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा और आदरणीय डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित मिस विनीता शाहू मैडम, आईपीएस डीसीपी जोन 2 नागपुर सिटी। उसी के साथ साथ विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ उपस्थित माधुरी बाविस्कर मैडम, मिसेस माधुरी बाविस्कर मैडम, महिला विकास केंद्र की हमारी शिल्पा पुरानिक मैडम, मेरे सभी शिक्षक वृंद और विद्यार्थी मित्रों। ऐश्वर्या ने जब शुरुआत की तो उसने बताया हमें कि हम क्यों 11 अक्टूबर यह दिन बालिका दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो 11 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव में ये डिसाइडेड हुआ कि 11 अक्टूबर इसके बाद मतलब 2011 के बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि बालिकाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है
उनके मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, या फिर उनके पोषण से रिलेटेड हो, या फिर उनके ऊपर जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में समाज में एक प्रकार से जागृति लाना, उनके सामने जो सारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को लड़ने के लिए उनको सक्षम बनाना, ये उसके पीछे का एक मुख्य उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य को मतलब साथ में लेके त्रिपुरी समाज कार्य महाविद्यालय के महिला विकास केंद्र की ओर से भी, जैसे हम हमेशा ही हमारे महिला विकास केंद्र की ओर से महिलाओं से संबंधित जो जो अलग अलग इश्यूज है, उन सारे इश्यूज के ऊपर हम लोग विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें फिर जेंडर इक्वालिटी हो या फिर वुमेन से रिलेटेड सारे इश्यूज को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे विद्यार्थी जो है वो फील्ड में काम करते हैं। जब स्टूडेंट्स फील्ड में काम करते हैं तो उनको ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसके बारे में सजग रहना या फिर जागरूक रहना, ये एज ए टीचर, एज ए कॉलेज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे विद्यार्थियों को जागरूक करें। तो उस उद्देश्य को लेकर भी हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, हम किस प्रकार से गर्ल्स की सेफ्टी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ समाज में हम आए दिन अगर हम देख रहे हैं, हम अगर न्यूज़पेपर सुबह उठने के बाद अगर हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो इतने में तो इतनी सारी न्यूज़ेस है कि उनको पढ़ने के बाद मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बहुत हमको मतलब बुरा लगता है कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी बातों का कहीं तो भी हमने चिंतन किया, मैं और हमारे मैडम, प्रिंसिपल मैडम हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। हम बैठे और मैडम ने इमीडिएटली बोला हमको कि नहीं, हमने ये प्रोग्राम को लेना चाहिए और बच्चों में भी अवेयरनेस आएगा और इससे उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, हाउ टू टेक सेफ्टी, ये भी सारी चीजें सभी स्टूडेंट्स को भी पता चलेगी। तो हमने वैसे ही मैडम को कॉल किया एंड इन वन कॉल, मतलब एक ही कॉल में मैडम ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैडम आपने इतने शॉर्ट पीरियड में एक ही कॉल में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं आपको पहले ही थैंक यू कहना चाहूंगी। तो ये हमारा गौरव है, जैसे पुरानी मैडम ने भी कहा कि हमारे लिए बहुत गौरवास्पद बात है कि आज आपका इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद आप हमारे साथ आज यहाँ पर बने हुए हैं, फिजिकली आप आए हैं। ये और उससे मतलब हमको एकदम हमारा सीना चौड़ा होने वाली बात जिसको हम बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होगा, बट बिफोर दैट मुझे ऐसे ही मैं आपको थैंक यू बोलूँ। साइमल्टेनियसली हमारे साथ माधुरी बारिस्कर मैडम भी है। मैडम को तो बहुत मतलब एक दिन पहले ही मैसेज मिला कि इस प्रकार का प्रोग्राम है, बट स्टिल मैडम रेडी हुए, यस मैं भी आऊंगी। मैडम नागपुर सिटी में भी नए हैं, अभी 8 ही दिन हुए हैं मैडम नागपुर में आए हैं, उनका पोस्टिंग हुआ है, लेकिन फिर भी मैडम का उत्साह हमें इसी से दिखता है कि हाँ हम भी हैं, हम भी मतलब स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम साथ में हैं खड़े आपके। ये आपका जो काम करने का जो हमें ये मतलब एक तरीका कह सकते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा मैडम। आपका भी त्रिपुरा समाज कार्य महाविद्यालय के परिवार में हम स्वागत करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला है कि सीपीआर के दौरान बच्चे जैसे कम्युनिटीज में वगैरह जाते हैं तो उनको ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली मेन मेन ऑब्जेक्टिव जो है आज के इस प्रोग्राम का, वो है कि हमारे स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि स्पेशली जब हम कम्युनिटी में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स केस वर्क करते हैं, फील्ड में जाने के बाद उनकी ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क होती है, इन दैट केस एडोलेसेंस गर्ल का ग्रुप बनता है या फिर छोटे बच्चों का भी ग्रुप बनता है। तो छोटे छोटे एक्टिविटीज लेके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हम उनको दे सकते हैं, ये एक उद्देश्य लेके हमने आज के इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगी। मिशेल ओबामा मैडम जो है उन्होंने कहा था कि जब लड़की या फिर बालिका शिक्षित होती है तब देश मजबूत और अधिक समृद्ध होता है, ऐसे उनका कहना था। डेफिनेटली जब देश की लड़की अगर शिक्षित होगी, जैसे हम सुनते हैं कि कुटुंब में अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है वो पूरे कुटुंब को मतलब शिक्षित बनाती है, उसी प्रकार से अगर लड़की अगर शिक्षित होगी वो पूरे देश को अधिक समृद्ध और मजबूत बना सकती है। इसी वाक्य के साथ में मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। एक बार फिर से मैडम आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे साथ यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है, और मेरी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और ऐश्वर्या की तरफ माइक हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू।
अब हम जिस पल का इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया है। हमारे नागपुर की डीसीपी मिसेस विनीता साहू मैम, जो कि बहुत सारे लोगों की आइडल है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो अभी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैम से अनुरोध करूंगी कि वे हमें सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड इस विषय पर हम सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। ऐश्वर्या, माधुरी मॅडमचं नाव 2 मिनिटं मॅडमला माझा कॉल माधुरी मॅडम. हो. थोड़े से चेंजेस हैं। अभी हमारे साथ मिसेस माधुरी बाविस्कर मैम एसीपी सदर जोन से वो भी जुड़ी हुई हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मैम हैंडलिंग केसेस एक्सपीरियंस इस टॉपिक पर हम सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर स्वाती निर्माधिकारी मॅम, आदरणीय डीसीपी विनीता साहू मॅम, कटिंग मॅम, पुराणिक मॅम आणि तिरपुडे कॉलेजचे मी आभार मानते की आजच्या या कार्यक्रमाला मला बोलण्याची संधी दिली. आणि विशेष आभार डीसीपी मॅमचे की त्यांनी स्वतःहून मला सजेस्ट केलं कार्यक्रमात आणि मॅमच्या परमिशनने कार्यक्रम अटेंड करता आला. मी 2016ला सिलेक्शन होऊन 17 पासून पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये काम करत आहे आणि 3 वर्षांचा मला फील्ड एक्सपिरियन्स आहे. त्या 3 वर्षांचा फील्ड एक्सपिरियन्समध्ये रायगड जिल्ह्यात 1 वर्ष आणि 2 वर्ष यवतमाळ जिल्ह्यात काम केलं. या 3 वर्षांच्या एक्सपिरियन्सच्या बेसिसवर मी तुम्हाला काही केस स्टडीज सांगणार आहे आणि पॉक्सो ॲक्टनुसार आम्ही त्यांचे उघड करू शकत नाही, त्यामुळे तुम्हाला एकदम जुजबी माहिती देऊन मी केस एक्सप्लेन करेन की आम्हाला पोलीस अधिकाऱ्यांना पॉक्सोच्या विशेषतः म्हणजे 18 वर्षाच्या खालचे पॉक्सो ॲक्टमध्ये मुलं आणि मुली दोघंही कव्हर होतात. तर त्या अनुषंगाने जे जे एक्सपिरियन्स आले ते तुम्हाला सांगते. आणि समाजकार्य विद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत ते पण फील्ड एक्सपिरियन्सेसमध्ये जातात, त्यामुळे ते माझ्याशी रिलेट करू शकते. तर सगळ्यात पहिली माझी ऑफिसर रायगड जिल्ह्यात मी काम केलं. तर प्रोबेशनमध्ये होते तर इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर म्हणून 4.5 वर्षाच्या मुलीचे पॉक्सो केस हँडल केली आणि त्यात मागच्या वर्षी त्या आरोपीला 20 वर्षांची सजा लागली. आपल्या पॉक्सो लेटेस्ट अमेंडमेंट होतं त्यानुसार 20 वर्षाची मॅक्सिमम शिक्षा आहे आणि ती आपल्याला क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणून मिळू शकते. तर ती पहिली केस होती. तर त्यात मुलगी खूप लहान होती, तर तिला तिच्यासोबत जो काय प्रसंग झालाय तो स्वतःलाही कळत नव्हता, त्यामुळे तिने आईवडिलांना सांगण्यातही 1-2 दिवसाचा वेळ दिला आणि त्यानंतर लहान व्यक्तींची मेडिकल केस करणं, तिला बोलण्यासाठी ओपन अप करणं आणि तिला असं सुरक्षित वातावरण वाटायला पाहिजे जेव्हा ती आपल्याला स्टेटमेंट देऊ शकेल. तर हे पोलीस अधिकाऱ्यांकडे मोठं आव्हान असतं. तर पॉक्सो कायद्यांमुळे आम्हाला प्लेन क्लोजमध्ये आणि विशेषतः महिला अधिकारी किंवा अंमलदार यांच्यासमोरच स्टेटमेंट घ्यायचे असतात. तर तसं सुरक्षित वातावरणात आम्हाला त्यांचं स्टेटमेंट घेणं अपेक्षित असतं. आणि अगदी लहान मुलगी होती 4.5 वर्षाची आणि जेव्हा कोर्टातही जातात तर त्यांचे स्टेटमेंट्स 2 वर्षापूर्वीचा जो त्यांना प्रसंग आठवावा लागतो
ते पण एक मेंटल ट्रॉमा असतो. तर त्यामुळे आम्हाला एक आव्हान असतं की त्यांचे जे त्यांच्यावर झालेला अत्याचार आहे तो बोलतानाही त्याचा त्रास नको व्हायला आणि कमी शब्दात प्रश्नोत्तर स्वरूपात त्यांचे स्टेटमेंट घेतो जेणेकरून त्यांना नंतरही आठवता येईल आणि सोप्या शब्दात त्यांचे स्टेटमेंट आम्ही घेतो. तर हे एक चॅलेंज असतं की त्यांच्या शब्दात प्रश्नोत्तरी स्वरूपात त्यांचे बयान घेणं आणि शक्यतो व्हिडिओग्राफीमध्ये घेणं अपेक्षित आहे. तर हा एक बेसिक एक्सपिरियन्स होता आणि ती एक केस कन्व्हिक्शन मिळालं आहे त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की तपास चांगल्या तऱ्हेने झाला होता. परंतु नंतरचा पार्टही येतो. केसचा आम्ही चार्जशीट करतो परंतु त्यानंतरही कुटुंबियांच्या आणि विक्टिमच्या संपर्कात राहून जेव्हा केस बोर्डावर येते केस तर कोर्टात देखील त्यांनी व्यवस्थित ठामपणे बोलायला पाहिजे तरच ती केसला आपल्याला कन्व्हिक्शन मिळतं. कारण त्यावेळी जर ते आठवू शकले नाही किंवा त्यांनी डिनाय केलं झालेला प्रसंग कोणत्याही प्रकारे जे आरोपी असतात ते त्यांच्या कुटुंबियावर प्रेशर आणायचा प्रयत्न करत असतात. परंतु त्या प्रेशरला न मांडता कोर्टात ठामपणे बोलणे हे आमच्या पुढे पण एक आव्हान असतं आणि त्यामुळे आमचे कोर्ट पैरवी असतात जे चांगलं काम करतात आणि ते असंच आहे की फक्त पोलिसांवर ते डिपेंडेंट नाही. आमचे सरकारी वकील असतील कोर्ट असतील या सर्वांचं मिळून ते यश असतं की त्या केसला आपण कन्व्हिक्शन मिळवू शकतो. तर ही पहिली केस मी म्हणू शकते की ती पहिली केस असल्यामुळे जास्त डिटेल लक्षात आहे. आणि त्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यात DYSP अट्रॉसिटी ऍक्टचे गुन्हेचा तपास करावा लागतो. तर त्या अनुषंगाने 376 म्हणजे रेपच्या केसेस 354 विनयभंग आणि त्यासोबत अट्रॉसिटी ऍक्टचे गुन्हे तर असे काही तपास केले. तर त्यातल्या काही असा मोगम मला जे ऑब्झर्वेशन वाटले ते तुम्हाला शेअर करते. तर बऱ्याचदा असंच होतं की जे 13-14 वर्षापर्यंतचा जो ग्रुप आहे तर त्यांच्यासोबत झालेली घटना बऱ्याचदा इमिजिएटली सांगत नाही आढळल्यानं. एक तर त्यांना कळत नसतं त्यांच्यासोबत काय चुकीचं झालेलं आहे किंवा ते घाबरतात किंवा आरोपी त्यांना धमकी देतात तुमच्या आई वडिलांना काहीतरी करू इंजुरी करू त्यामुळे ते ओपन अप होत नाही. तेच एक चॅलेंज असतं की उशिरा केसेस येतात त्याच्यामुळे आम्हाला जे भौतिक पुरावे असतात पोलीस तपासातले ते मिळवण्यास तितका उशीर होतो आणि ते तेवढे वीक होऊन जातात. तर ती एक आमच्यासमोर अडचण असते की जेवढ्या लवकर फिर्यादी आणि लहान जे विक्टिम्स आहेत ते येतील तर तितकं कन्व्हिक्शन मिळवायचे चान्सेस आमचे जास्त होतात. मेडिकल एव्हिडन्सेस पण आम्हाला मिळणं सोपं होतं. त्यात पीडितांची पण मेडिकल तपासणी करावी लागते आणि ते लहान मुलं असतात त्यात त्यांना हँडल करणं डॉक्टरचं पण एक मोठं काम असतं आणि कधी कधी तो ट्रॉमा जास्त असल्यामुळे चाइल्डसाठी आपल्याला समुपदेशक पण नेमावे लागतात गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलचे जेणेकरून ते ओपन अप होतील आणि त्यांना ट्रॉमाचा सामना करावा लागणार नाही. तर असे जनरल सगळ्याच अधिकाऱ्यांना केसेस कमी अधिक प्रमाणात फेस करावे लागतात आणि बऱ्याचदा असं होतं की हे जे विक्टिम्स आहेत त्यांना आरोपी काही खूप दूरचे नसतात अनोळखी नसतात बऱ्याचदा क्लोज सर्कलमध्येच असतात आणि त्या लहान मुलाच्या अज्ञानाचा फायदा घेतात. त्यांच्या ओळखीचा फायदा घेतात काहीतरी छोटंसं आमिष दाखवतात आणि त्यांच्यावर अत्याचार होतात. तर त्या ओळखीमुळेच बऱ्याचदा पेरेंट्स त्यांचे गाफील असतात की ते सुरक्षित हातात आहेत असं त्यांना वाटतं पण त्याचा पण बऱ्याचदा गैरफायदा घेतलेले मोस्टली जवळच्या सर्कलमध्ये लोक असतात असे बऱ्याचशा डेटा मूव्ह झालेले आहेत आणि त्यामुळे पेरेंट्सलाही एक धक्का बसतो की असं कसं काय होऊ शकतं. तर आज आमच्या पोलीस डिपार्टमेंट थ्रू असंच म्हणणं आहे की पालकांनी देखील सतर्कता पाहिजे की ते कोणाच्या सोबत आहेत किंवा ती व्यक्ती तेवढे विश्वासार्ह आहे की नाही. तर तो एक चॅलेंज असतो आणि त्यामुळेच मग पेरेंट्स पण नंतर जेव्हा केस येते तर तेव्हा ते द्विधा मनस्थितीत असतात की ही तर आपली नातेवाईकच आहे वगैरे त्यांचं पण आम्हाला काउन्सिलिंग करावं लागतं की जो झालेला गुन्हा आहे त्याला ती शिक्षाद्वारेच ती व्यक्ती सुधारणार आहे. तुम्ही त्याच्यावर दया करून ती व्यक्ती सुधारणार नाही आहे. ती रिपीट ऑफेंड करेल दुसऱ्या कोणत्या तरी बालकाला मुलीला त्रास देईल. सो ही आपली समाज म्हणून एक सगळ्यांना चॅलेंज आहे की आपण तेवढं अवेअरनेस निर्माण करायला पाहिजे आणि त्यांच्या फॅमिली सोबत उभं राहायला पाहिजे इतरांनी काउन्सिलिंग करण्यासाठी. आणि एक शाळेमध्ये अजूनही आपल्याकडे बॅकपॅकचा अजून एवढा अवेअरनेस नाही आहे तो शाळेतनं तो अवेअरनेस व्हायला हवा कारण पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स आहेत आता तर शाळा दुर्दैवाने कोरोनामुळे शाळेत येणं कमी झालं मुलांचं परंतु तोच एक अवेअरनेसचा चांगला प्लॅटफॉर्म आहे त्यांच्या टीचर्स थ्रू त्यांना खूप चांगला अवेअरनेस मिळतो.
तर हे 3 जनरल होतं आणि आमचं एक मोठं चॅलेंज पोलीस विभागापुढे की 16 ते 18 वर्षातल्या ज्या मुली आहेत, तर त्या मुली त्यांचे प्रेम प्रकरण होण्याचे प्रकार आणि त्यातून ते घर सोडून जाण्याचे प्रकार वाढत आहेत आजकाल. वाढत असण्यापेक्षा रिपोर्टिंग जास्त झालंय पेरेंट्सकडनं. पूर्वी पेरेंट्स घाबरायचे बदनामी होईल म्हणून, परंतु आता रिपोर्टिंग करतात. तर बऱ्याचदा आपण त्या मुलींना परत आणत असतो, पण त्या कधी कधी फॅमिली सोबत जायला तयार होतात, कधी कधी तयार होत नाही. तर ते खूप क्रिटिकल सिच्युएशन असते आणि त्या मुली कमी वय असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या भविष्याचं काय ते भविष्यात काय होणार आहे त्याविषयी त्यांना एवढी जाण नसते. स्वतःच्या पायावर उभ्या झालेल्या नसतात, एज्युकेशन पूर्ण झालेलं नसतं. तर तो खूप क्रिटिकल टाइम असतो. त्यात बऱ्याच मुलींवर अल्पवयीन असतात, त्यांच्या मातृत्व लागलं जातं बऱ्याचदा. त्यात आपण कायद्याच्या प्रोसिजरने जातो, परंतु त्यांचं जे पुढचं भवितव्य आहे त्यातही बरेच इश्यूज निर्माण होतात. त्यामुळे शाळा आणि पोलीस विभाग आमच्याकडनं पण मॅमने बरेचसे इनिशिएटिव्ह घेतले आहेत उदाहरण. तर तसाच इनिशिएटिव्ह म्हणजे अवेअरनेस निर्माण करणं हे आमची एक जबाबदारी आहे. परंतु ॲज अ सोसायटी आता सायबर क्राईम पण इतके वाढलेले आहेत. तर सायबर जे आपली फुटप्रिंट आहे म्हणजे सोशल मीडिया वापरताना त्यातही लहान मुलं मुलींनी कसं सेफली त्यात सर्च करायला हवं, कसं सेफ राहायला हवं. तर असे बरेच चॅलेंजेस आहेत पोलीस विभागापुढे आणि सोसायटी इन जनरल आणि तुमच्या कॉलेजेसमधल्या विशेषतः तुमच्यासारखे इनिशिएटिव्ह जर राबवले तर आपण त्यात अजून इम्प्रूव्ह नक्कीच करू शकतो. तर हे माझे काही विशेष एक्सपिरियन्स होते शेअर करण्यासाठी आणि साहू मॅमचा अजून खूप दांडगा अनुभव आहे, तर त्या आपल्याला अजून छान छान अनुभव शेअरिंग करतील आणि गायडन्स करतील. मी पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानते आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी मैम। आपने बहुत सारे लोगों का जान बचाया और साथ ही वो जो बच्चे का जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आपने बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम अपने पोजीशन पे भी जैसे गुड टच और बैड टच, इस पे हमें जहाँ भी एजेंसी में अलॉट किया जाता है हमने हर जगह गुड टच और बैड टच के ऊपर सेशन लिया है। और इनफैक्ट हम अभी भी गुड टच और बैड टच के ऊपर एक स्किट करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब इसके पश्चात मैं आज की मुख्य अतिथि मिसेस विनीता साहू मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमारा मार्गदर्शन करें सेफ्टी ऑफ गर्ल चाइल्ड के ऊपर। त्रिपुरे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क और यहाँ पर आज जो इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड आयोजित करने के लिए जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वैसे स्वाति निर्माता, शिल्पा पुराणिक मैम, यहाँ पर संध्या पटेल मैम और मेरी सहकारी माधुरी बावस्कर जी, ACP सदर डिवीजन, और यहाँ पर आए हुए सारे स्टूडेंट्स और जो सुन रहे हैं मुझे वो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने इस बहुत ही महत्व के विषय को उठाने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इनिशिएटिव लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे सारे ही डिपार्टमेंट्स जो हैं इस विषय में अपना अपना योगदान दे सकते हैं, बट पुलिस डिपार्टमेंट से हमको बुलाने का जो औचित्य है, मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं ऐसे जब केसेस होते हैं, तो इसलिए हमारे एक्सपीरियंसेस जब हम आपसे शेयर करेंगे तो उसका एक आपको जो एक ऑथेंटिसिटी और जो एक उसका सीरियसनेस जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारा डिपार्टमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कोरोना का टाइम रहा है पिछले 1-2 साल में, तो इस विषय में वेबिनार के द्वारा ही जागरूकता हम निर्माण कर पा रहे हैं। कुछ दिनों में कॉलेजेस और स्कूल्स खुलेंगे
पर तब तक के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और काफ़ी लोग जुड़े हैं आज इस वेबिनार को सुनने के लिए। एक थोड़ा बैकग्राउंड हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं। ऐश्वर्या ने काफ़ी अच्छे से बताया कि इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड क्यों मनाया जाता है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें इनिशिएटिव जो है, अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 2012 से मनाया जा रहा है, पर नेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड जो इंडिया में है वो 2008 से मनाया जा रहा है। 24 जनवरी जो है इस दिन ये दिन मनाया जाता है। और भारत जैसे देश को, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, बहुत ज़रूरी है कि 50% जो पॉपुलेशन है, जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है, उसको एक इक्वल बराबरी का मौका देना, उसको एक सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत होगी गर्ल चाइल्ड से। आपको अगर मैं इस इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड का और बैकग्राउंड बताऊं कि 1995 से चर्चा शुरू थी कि ऐसा कोई दिन होना चाहिए। पहले ये जो सारा कुछ गर्ल चाइल्ड के बारे में सोचा जाता था, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन जो होती थी उसमें डिस्कशन होते थे, तो वुमेन के अम्ब्रेला के तले गर्ल चाइल्ड का डिस्कशन होता था। पर ये रियलाइज किया गया कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड को एक सेपरेट एंटिटी मानना चाहिए, एक सेपरेट उनके लिए डेडिकेटेड स्टडी होना चाहिए, एक सेपरेट डेडिकेटेड उनके लिए दिन होना चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड की एक परिकल्पना जो है वो सामने आई। और इसका इस साल का जो टैगलाइन है या जो मोटो है वो ये है, आवर जनरेशन डिजिटल जनरेशन। सो अभी तक जो चैलेंजेस थे गर्ल चाइल्ड के सामने या गर्ल सेफ्टी के लिए, वो फिजिकल थे। पर अभी आप देख रहे हैं कि डिजिटल स्पेस में भी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो गर्ल चाइल्ड जो है या फिर लड़कियों का एट एनी एज बढ़ता जाता है। उसको किस तरीके से रोकना है उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। कुछ केस स्टडीज भी मैं शेयर करूँगी। माधुरी ने आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ है वो मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूँगी। हम स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन द गर्ल इज स्ट्रगलिंग टू टेक बर्थ, जो इसे हम बोलते हैं कि फीमेल फीटिसाइड। जब हमारा समाज जो है भारत में, हम शुरुआत से मानते हैं कि नारी शक्ति का रूप है, नारी देवी है। बट कहीं ना कहीं कुछ तरीके की कुरीतियाँ जो है वो हमारे समाज में आ गई हैं। और कई जगह माने जाने लगे है कि सिर्फ लड़का है जो हमारा वंश आगे बढ़ा सकता है, सिर्फ लड़का है जो हमारे घर का चिराग है, वही हमारा नाम रोशन कर सकता है। इस तरीके की अभी हालांकि सिचुएशन बदल रही है, काफ़ी जगह लोग गर्ल चाइल्ड को इनफैक्ट बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट एक सिचुएशन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि कई जगह ये विषमता आज भी एग्जिस्ट करती है। और आप क्योंकि सोशल वर्क के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जगह जगह जाते हैं, अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ हो या बाकी सोसाइटीज़ हो, आप हर तरीके की सोसाइटी में जाकर काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप इस विषमता को देखते हैं और उसको दूर करने के लिए आप लोग प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। तो हम जब देखते हैं कि बच्ची इस पैदा होने के लिए स्ट्रगल कर रही है कि हम बाहर की दुनिया देख पाएंगे भी ना, हम अपनी माँ की कोख से बाहर भी आ पाएंगे या नहीं, तो उसके लिए जो लॉ बना है PCPNDT के लिए कि आप जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, जो फीटस है उसका, उसके बारे में लॉ बना हुआ है। ये सबसे पहला प्रोटेक्शन है जो गर्ल चाइल्ड को दिया गया है। महिलाओं को अपना जो अभी तक कई बार उनका राइट डिनाई किया जाता था, वो यहाँ से कम जन्म लेने के लिए उनको स्ट्रगल न करना पड़े, इसके लिए पहला राइट उनको दिया गया है, पहला लॉ बनाया गया है। उसके बाद जब बच्ची दुनिया में आती है तो फीमेल इन्फेंटिसाइड भी है कि वो ही गई है तो इसको आप छोड़ दीजिए, डंप कर दीजिए। मैं अभी भी याद करती हूँ कि जब मैं नांदेड़ में ASP थी लाइक माधुरी, तब एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। मुझे कॉल आया कि एक 10 दिन की बच्ची है, उसको किसी ने एक नदी के पास में कांटों वाली झाड़ी थी,
उसमें उसको कर दिया था। वहाँ पर डॉग्स आसपास आ गए थे, वो बच्ची को उन्होंने बाइट भी किया था। मुझे पता चला उसके बारे में, आई विजिटेड द प्लेस। हमने इंश्योर किया कि हॉस्पिटल में वो बच्ची को रखवाएं। बच्ची को मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम डेवलप हो गया था, और आई इंश्योर्ड, आई बिकॉज जैसे आप सबको ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, वैसे मुझे देखकर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल एक इंसिडेंस था। और वेरी अर्ली इन द करियर जो था, वो जब मुझे ऐसा पता चला, मैंने उस बच्ची की पूरी जवाबदारी, मैंने उसका नाम रखा अनन्या। और उसके बाद में जब तक वो बच्ची 6 महीने की नहीं हो गई, जब तक मैं उस जगह पर पोस्टेड थी, तब तक जब उसको चाइल्ड शेल्टर होम में रखा गया, मैं उसको घर लाना चाहती थी, बट लॉज जो है वो मुझे अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने उसको, जो चाइल्ड शेल्टर होम था, वहाँ उसका पूरा इलाज का खर्चा उठाया। उसका पूरा जो है उसको कपड़े से लेकर, उसका खाने से लेकर, हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस। उसकी वजह से, थैंक्स टू अनन्या, आई केम टू नो कि जो चाइल्ड शेल्टर होम में बच्चियां रहती हैं, उनका लाइफ कैसा होता है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जो बच्चियां रहती हैं, जिनको अटेंड कर दिया जाता है, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो जो चाइल्ड शेल्टर होम था, वहाँ हर तरीके की बच्चियां थी, हर एज ग्रुप की बच्चियां थी। स्पेशली वो, क्योंकि अंडर 18 जो है माइनर बच्चियों के लिए था, तो वहाँ पर कोई बच्चियां थी जो हैंडीकैप थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स ने छोड़ दिया। किसी को कोई डिफॉर्मिटी थी, जिसकी वजह से पेरेंट्स ने छोड़ दिया। तो ये जो है, सबसे पहला हम जब देख रहे हैं कि दुनिया में आने के बाद में हम बच्चियों को क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप अनवांटेड हैं, आप, हम नहीं चाहते, या तो में कोई डिफॉर्मिटी है, इसलिए हम आपको छोड़ देते हैं। ये हम किस तरीके का एक्सपीरियंस उन बच्चियों को दे रहे हैं। हालांकि वो बच्चियां जो है, अगर आप उनको देखें तो कोई डांस में निपुण थी, कोई स्टोरी टेलिंग में निपुण थी, कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करती थी। उनका जो ये एक टैलेंट है, उसको बढ़ावा देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम वेरी हैप्पी कि उसके बाद में मुंबई की फैमिली ने अनन्या को गोद ले लिया। और अभी अभी आई कम टू नो कि वो शी इज डूइंग वेल। आई डोंट नो उन्होंने अभी क्या नाम रखा है उसका, बट आई ऑलवेज रिमेम्बर एज अनन्या। एंड उसके बाद में मैं आपको और एक्सपीरियंस एक शेयर करती हूँ कि उसके बाद जब बच्चियां स्कूल जाती हैं, अभी आप देखिए, स्कूल जाने के बाद में चाहे अच्छे वेल एजुकेटेड घरों से जा रहे हैं, चाहे एक जो है वीक इकोनॉमिक स्ट्राटा से लोग जा रहे हैं, हर इकोनॉमिक ग्रुप हो या कोई सा भी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हो, वीक ग्रुप हो, सारे ग्रुप से जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद में वल्नरेबिलिटी जो है वो सबकी एक बराबर की। पेरेंट्स को देखना पड़ता है कि राइट फ्रॉम द टाइम वो बच्ची को बस में बिठाते हैं, तो बस कंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, बस ड्राइवर कैसे बिहेव कर रहा है, घर में जो आपने संभालने के लिए स्टाफ रखा हुआ है, वो कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों से। उसके बाद में भी जब बच्ची स्कूल चली जाती है, तो वहाँ का स्टाफ, वहाँ का जो बाकी सारा जो है स्टाफ, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वहाँ का एरिया में सफाई कर्मचारी हो, इवन टीचर्स जो है, वो किस तरीके से बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं। आप बहुत भरोसे के साथ में बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, पर वहाँ उसको, आपको जैसे कि अभी बताया गया है, गुड टच, बैड टच, कब आपको नो बोलना है, कब आपको बुरा लगा तो तुरंत मम्मी पापा को बताना है, ये सब के बारे में बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। एक जो एक्सपीरियंस है अभी, जो जैसे हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड की, तो इसके अंदर अभी बच्चे ज़्यादातर चीज़ें जो है ऑनलाइन ही सीख रहे हैं। तो ऑनलाइन में एक सेफ्टी तो ठीक है कि आप फिजिकली बाहर नहीं रहे, बट बच्चे को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कभी ना कभी कोरोना खत्म होगा, कभी ना कभी स्कूल जाना पड़ेगा। तब बच्चे को ये पता होना जरूरी है कि मुझे किससे कैसा बिहेव करना है और कौन मेरे साथ कैसा बिहेव कर सकता है। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बच्चे को बाहर जाकर ही मिलेगा। और बच्चे को ना बोलना जरूर सिखाएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है आज की सोसाइटी में। आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पहले इंटरनेट जो है उसके लिए काफी महंगा हुआ करता था हम सभी के लिए, कि भाई 1,000, 2,000, 5,000 तक का बिल आता था महीने भर में। अगर आप
कोई पेट डलवा रहे हैं और सारा कुछ। बट यदि आपको 300 रुपए में 200 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट का एक्सेस है पूरे महीने, इसमें आप क्या कर रहे हैं? पहले आप जो जरूरी होता था वही देखते थे, वही आप उतना ही इंटरनेट का यूज करते थे। बट आजकल जो है डिजिटल डिपेंडेंसी सभी की बढ़ गई है। आई एम टेलिंग अबाउट द अदर स्टार्टअप व्हिच अर्लियर नेवर यूज्ड टू अफोर्ड इंटरनेट और बाकी सारी चीजें। और मैं सिर्फ एक ही वर्ग को नहीं बोलूंगी, हर वर्ग से इस तरीके के लोग आते हैं। विक्टिम्स भी हर वर्ग के होते हैं और परपिट्रेटर्स भी हर वर्ग के होते हैं। तो इंटरनेट का एक मिसयूज शुरू हो गया। अभी आपके पास क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, तो आपका जब काम खत्म हो गया उसके बाद आपका शैतानी दिमाग शुरू होता है। अब हम ये भी देख लें, हम वो भी देख लें, हम कॉल भी देख लें, हम ये भी कर लें। तो इस तरीके का जो एक सिस्टम है, और जब आप देखते हैं कि इस तरीके की आपकी जो इच्छाएं हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए हर तरीके से आप और तरीके से उसको नहीं कर सकते हैं, देन चिल्ड्रन दे आर वेरी वल्नरेबल एंड सॉफ्ट। अभी की सिचुएशन बताती हूँ। राइट फ्रॉम द टाइम आई एंटर्ड इन द सर्विसेज टिल टुडे आई हैव सीन सो मेनी केसेस। अभी का कुछ दिन पहले का मैं इंसिडेंस बताती हूँ। एक बच्ची 7 साल की घर से निकली थी और उसको एक पड़ोस में रहने वाला जो आदमी था, उसने पड़ोसी था जिसको बच्ची जानती थी, इसलिए विश्वास था। तो उसने बोला कि मैं आपको ये दिला देता हूँ, एक बिस्किट का पैकेट दिलाता हूँ, पार्ले जी का। बच्ची उसके साथ में पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लेने चली गई। उसने बोला चलो घर चलो तभी मिलेगा। घर लेके गया एंड देन वो उसने बच्ची के साथ गलत कहा। उसकी दादी, वो बच्ची चिल्लाई, उधर उसकी किस्मत थी कि दादी सामने से वहां से निकल रही थी। उन्होंने उसकी चीख सुनी, उसके बाद वो अंदर आई और जो दृश्य उन्होंने देखा वो देख के बह गई। उसके बाद वो बच्ची को लेके गई और उसके बाद ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ। बच्ची से आप अगर बात करेंगे तो बच्ची सहमी हुई है और बच्ची को नहीं पता उसके साथ क्या, क्योंकि ये एज है जब आपको नहीं पता ये सब चीजें क्या। तो हमारे बच्चों को, हमको एटलीस्ट गुड टच, बैड टच, अजनबियों के साथ नहीं जाना है, अकेले में नहीं जाना है। कोई कुछ भी आपको अगर कोई आमिष देता है, कोई इस तरीके से लालच देके ले जा रहा है तो नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी, चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे हो। स्कूल में भी आपको कोई भी जस्ट बिकॉज आई एम सो सॉरी टू से कि कुछ ऐसे 1% लोग होंगे, शायद 1% भी नहीं होंगे, जिनकी वजह से सारे प्रोफेशन जो है बदनाम होंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, क्योंकि वो बड़े विश्वास के साथ, उनको पता है कि ये हमारी बात बच्चे मानेंगे, तो कई लोग जो है वो उसका गलत भी उपयोग करते हैं, वो बच्चों से गलत काम करते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो है उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को सबसे पहले विश्वास में लें, उनको अच्छे से बताएं। आजकल अगर आप YouTube देखेंगे तो बहुत अच्छे एजुकेटेड वीडियोस हैं, जिसमें, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, शायद हम सारे एजुकेटेड हैं तो हम अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करने में, पर बाहर अगर आप किसी और फैमिली में जाकर डिस्कस भी करना चाहेंगे तो लोग आपको चुप करा कि नहीं ऐसी बातें या ऐसे सब्जेक्ट हम अपने बच्चों के सामने नहीं डिस्कस करते हैं, ऐसा मत बोलिए। उसका आप ये सोचिए, अगर एक 4, 5, 6, 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जो ट्रॉमा है, जैसा कि अभी 4.5 साल की बच्ची के बारे में बताइए, ये जो ट्रॉमा है वो इस बच्ची के साथ में जिंदगी भर, जिंदगी। और अगर आपने उसको तुरंत कॉग्निजेंस नहीं लिया उस चीज का, दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, जब बच्चे रिपोर्ट करते हैं और पेरेंट्स, पहले तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि रिपोर्ट करें, बच्चों को समझ में नहीं आता तो कई बार रिपोर्ट नहीं करते और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं कि क्या हो गया। तो एक बार बच्चों ने अगर आपको बता दिया, पेरेंट्स को बता दिया, घर में किसी बड़े को बता दिया, तो बच्चे को सबसे पहले इस चीज के लिए ना डांटे कि ये तुम्हारी गलती है या तुमने क्यों किया, तुमने ही कुछ किया होगा। इस तरीके से बच्चे को परेशान ना करें, उसका साथ दें, उसके फ्रेंड की तरह बिहेव करें। और फिर ये मुद्दा जो है आगे जरूर ये बदनामी होगी, बदनामी उस इंसान की होनी चाहिए। लाइक मैं कल काफी एक आई थिंक सत्यमेव जयते का ही एक एपिसोड था जिसके अंदर एक बहुत अच्छे से एक डिस्कशन चल रहा था, जिसमें था कि हम बोलते हैं कि इज्जत चली गई, लड़की की इज्जत चली गई। क्यों?
वो तो विक्टिम है, वो बच्ची है, वो बच्ची के साथ में गलत हुआ है, शी इज विक्टिम, और उसकी इज्जत चली गई। इज्जत जानी चाहिए जिसने उसके साथ गलत किया है। परपिट्रेटर्स जो है उसको आपको बोलना चाहिए कि तुम जवाबदार हो, तुमने गलत काम किया है, हम बच्ची को क्यों ट्रॉमा, उसकी क्या गलती है। तो ये हमको अपने बच्ची को समझाना है और हमको अपने लड़कों को भी समझाना है। आई एम वेरी हैप्पी कि आज जितने भी आज यहाँ पर वेबिनार है उसके अंदर आई आस्क्ड मैम कि इसमें लड़के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड शी सेड कि यस मैम सारे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि आइसोलेट होकर नहीं चलेगा। हम कई बार होता है कि अगर हम वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करें तो हमसे बच्चियों को बिठा देते हैं क्लास में कि आप सुनो। क्यों हमारे बच्चों को भी, लड़कों को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी फादर्स, they are responsible brothers, they are responsible sons, so and they are going to be responsible husbands, so उनको ये सारे जो रोल्स निभाने हैं वो आइसोलेशन में नहीं निभाने, विद जो अदर प्यारा जेंडर है उसके साथ में ही निभाने। तो हमारे लड़कों को भी हमको उसी हिसाब से एजुकेट करना है कि आप किसी भी लेडी को, चाहे बच्ची को, आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको उसका सम्मान करना होगा। तो ये जब हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, लड़कों को भी सिखाएंगे, तब आई थिंक जब हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं वो सही मायने में पूरी। सिर्फ बच्चियों को समझाने से आई डोंट थिंक कि सॉल्यूशन है। तो ये हमारे बच्चों को जब हम समझाएंगे तो दैट आई थिंक दैट विल श्योरली। और इसके बाद मैं बात करती हूँ तो थोड़े और बड़े बच्चे रहते हैं, 13-14 ईयर्स के रहते हैं, जो थोड़ा मोबाइल यूज़ करने लगे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम आया तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बच्चे ये तो कर ही रहे हैं और कई बार अनइंटेंशनली होता है, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो चाहे कि कुछ करना है। कई बार आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बीच में कहीं कोई ऐड आ रहा है, कहीं कोई गेम खेलने लगोगे आप, गेम में कुछ एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप क्लिक कर दोगे। तो ये जो गेम्स आते हैं इसके अंदर आप देखें कि किस तरीके के लिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कई बार बहुत ही हार्मफुल लिंक्स रहते हैं। अगर बच्चा डिप्रेशन में, स्पेशली बच्चियां जो है, आप उनको 12-13 साल में एडोलेसेंस जैसे ही उनकी एज आती है तब वो अपने लुक्स के बारे में कॉन्शियस हो जाती है, और उसके बाद में हर कोई उनके आसपास उनको ये रियलाइज कराने लगता है कि आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, या फिर ये नहीं पहन रहे हो तो आप अच्छे नहीं है। तो दे गेट कॉन्शियस अबाउट देयर हाइट, देयर कॉम्प्लेक्शन, देयर लुक्स, और फिर उसके बाद कंपेयर करने लगते हैं हमारे आसपास के बच्चे क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये 12-13 के बाद का जो एज है, एक हमारे अभी जो इंट्रोड्यूस हो गया है कि भाई यू शुड हैव अ गुड बॉयफ्रेंड। 13-14 का एज हुआ तो तुम्हारा गुड गर्ल, ये मतलब योर स्टाइलिश गर्ल, ऐसे डिसाइड होगा कि आपका एक अच्छा बॉयफ्रेंड who will take you around for rides on bike, who will take you to good places to eat। इस तरीके का एक जो है एक बच्चों में माहौल बन जाता है। तो इस माहौल में आई एम नॉट सेइंग कि एक अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना गलत है या अननेचुरल है, इट इज नेचुरल, बट आप एक्सप्लॉइट ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन, और किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, कौन आपसे इंटरेक्ट कर रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट करे, और कौन जेन्युइनली आपकी केयर कर रहा है। सो इसके लिए आई थिंक घर में जो आपके मदर रहते हैं, आपके सिस्टर्स रहती हैं, सिस्टर्स क्योंकि क्लोजर एज की होती हैं, तो दे प्ले क्रूशियल रोल कि आप किस तरीके से आपको इस एज में बिहेव करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं 13-14 ईयर्स की बच्ची है, वो फिर घर में पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या फोन पे कंटिन्यूसली मोबाइल पे बात कर रही थी लड़के से, तो पेरेंट्स नहीं आता तो लड़के के साथ में शेयर लगेगा, चले गए दोनों, भाग गए, अभी उनको ढूंढ के जैसे तैसे लेके आ रहे हैं। फिर आने तक पता चल रहा है कि बच्ची जो है शी केम इनटू कांटेक्ट, रिलेशनशिप हो गया। एक तो हमारे यहाँ पे तब पता चला इस स्टेज पे जब 7th month ऑफ प्रेगनेंसी वाज गोइंग ऑन, 13 ईयर ओल्ड। आप खुद सोचिए 13 साल की बच्ची है जो खुद बच्ची, जिसे खुद केयर की, न्यूट्रिशन की, हर चीज की जरूरत है। हाउ विल शी नर्चर अ चाइल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दैट चाइल्ड विल हैव। तो
13 साल की बच्ची अगर प्रेग्नेंट होकर किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना पूरी फैमिली को और बच्ची को करना पड़ता है। तो लड़कों को मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट इजी कि आप किसी लड़की के साथ में आप चले गए हैं और उसके बाद में फिर कुछ नहीं हो रहा है। आप जुवेनाइल हो चाहे आप एडल्ट हो, जब ऑफेंसेस रजिस्टर्ड होंगे आपके नाम, तो वो एक ठप्पा टाइप का लग जाता है आपके पूरे करियर में। आप अच्छे कॉलेज स्कूल कॉलेजेस में नौकरी के लिए जब आप जाएंगे, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए आप जाएंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन में ये ऑफिस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जस्ट फॉर फन हम कुछ देर के लिए आप सोचते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, बट उसके बाद एक दाग आपके कैरेक्टर पर हमेशा के लिए लग जाता है। बॉयज शुड ऑल्सो बी अवेयर कि ये इतना इजी नहीं है इस तरीके की हरकत करके इजीली निकल जाना। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लड़कियां हैं उनके घर के जो लोग हैं उन्होंने इसमें, जैसे कि बताया गया है, लोगों को लगता है कि ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। मेरा भी यही मानना है कि इंसिडेंसेस बढ़ नहीं गए हैं, इनकी रिपोर्टिंग बढ़ गई है, विच इज अ गुड साइन। कम से कम हमारे तक ये बातें पहुंच रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, ऐसी बातें होती भी हैं। और ये जो अलग अलग केस स्टडीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं इसलिए कि आप इसके बारे में सोचें, घर पर बात करें, चर्चा करें, क्योंकि एक आप ही लोग सशक्त समाज का निर्माण करें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये किस तरीके से होता है। आजकल इतने सारे केसेस हो रहे हैं तो उसमें से 80 to 90% जो है वो कोई ना कोई नोन होता है, भाई का दोस्त है, कोई पड़ोसी है। अभी एक परसों का मैटर आया, उसके अंदर उसके घर पे जो ऐसा ड्राइवर काम करता था लड़की के यहाँ पे, उसके साथ होता है। फिर उसके बाद में आप एक और अगर देखेंगे तो 50% केसेस आप देख लीजिए, अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी से मुलाकात हो गया, उस लोगों से वो बात कर रहे हैं, बात करते करते वो मिलने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, दे मेट, और उसके बाद में उनका दोस्ती जो है एक कन्वर्टेड इनटू लव, सो कॉल्ड लव, और उसके बाद में ये सारी घटनाएं होती हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से जो ये फिल्मी माहौल हम बच्चियों को अपना सिखाते हैं, जो वो हमको बदलने की जरूरत है। बोलते हैं ना अभी भी हंसी तो फंसी, ये भाई देख तेरे को देख रही है। अमंग द बॉयज इट इज वेरी फेमस कि वो तुमको देख रही है तो यू गो फॉलो। हमारे जो मूवीज भी हैं उसमें आप देखेंगे बच्चियों को क्या हम सिखाते हैं, कोई तुम्हारे लिए कंटिन्यूअसली पीछे पड़ा हुआ है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा मतलब this is what we are teaching our new generations. We are telling them कि stalking is normal. पीछा करो लड़की का, पीछे पड़े रहोगे तो मारेगी एक दिन। This is called stalking and it is an offense. And we should make our girls and boys aware of this. 354D IPC सेक्शन के तहत ये punishable offense है। So हमारे बच्चियों को भी, लड़कों को भी हमको इसके बारे में समझाना जरूरी है कि ये जो कल्चर हम एक रोजी कल्चर जो एक मूवीज के थ्रू और आजकल नेटफ्लिक्स भी है, तो दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जिस पर आप कंटेंट देख रहे हैं विच इज नॉट सेंसर्ड। तो ये सारा कंटेंट जो है जरूरी नहीं सही लाइफ में भी, एक्चुअल लाइफ में भी सही है। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप का यूज़ करते समय आप ध्यान दें। आप अगर कहीं बाहर से रिचार्ज कराते हैं तो देखिए आपका नंबर वगैरह कहाँ मिस यूज़ हो रहा है। मैंने कई जगह देखा है न्यू कलेक्शन आता है, लड़कियाँ जाती हैं शॉप्स वगैरह में, वहाँ पर न्यू कलेक्शन आया मैडम आपका कमेंट दीजिए, तो कमेंट देंगे वेरी नाइस कलेक्शन, लवली कलेक्शन, और उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ छोड़ देंगे, अपना नाम भी लिख देंगे उधर पे। आपको लगता है कि they will respond back when the new collection will come and all that, but you are opening yourself to the world. आप वहाँ पे अपना नंबर लिख के आ गए, who is using it, who is opening and seeing it, you don't know. ये बहुत easily किस तरीके से लड़कियों के नंबर मिलते हैं। I'm telling you कि when somebody is having that in mind कि हमको ये करना ही है, तो 5-6 लड़कियों का नंबर ट्राई किया, किसी एक ने बात कर ली, थोड़ी बात आगे बढ़ गई and then this goes on.
सेम फेसबुक पर आप देखिए, फेसबुक पर आप और ध्यान रखिए कि आप किससे फ्रेंडशिप, हमेशा बताया जा रहा है कि फेसबुक अभी करीब 15 से 16 साल से हमारे देश में लोग यूज कर रहे हैं, बट अभी तक लोग इस बारे में सीरियस नहीं है कि किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। हमको ज़्यादा लाइक्स चाहिए, हमको ज़्यादा फ्रेंड्स चाहिए, हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस व्यू होने चाहिए, तो हमने किसी को भी अपना फ्रेंड लिस्ट में डाल दिया। तो आई थिंक popularity at the risk of your safety is not to be entertained. तो आप इस सब चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा है आपका इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम में आप फोटोग्राफ्स जो है बेधड़क लोग फोटोग्राफ्स डालते हैं। अभी मैंने आज ये ड्रेस पहना, फोटो डाला, मैंने आज ये कुकी बनाया, मैंने फोटो डाला है, आज मेरे फ्रेंड्स के साथ में यहाँ बाहर गए, फोटो डाला है। मतलब एवरीथिंग जो है हमारा प्लेटर पर हम दुनिया को बता रहे हैं कि हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ, एंड नाउ यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ कंप्लीटली। आपको कई लोग मिलते हैं, अच्छा आई थिंक यू आर वेरी लोनली, आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ tricks that are used when you are speaking to a girl, and it is quite easy to know from her Instagram account what way she is doing. आज आपने स्टेटस डाल रखा है व्हाट्सएप पे कि feeling very lonely today, I'm remembering my friends, या ऐसा कुछ करके आपने डाला है। तो आप जब स्टेटस डालते हैं, आपका जैसे मैम बैठे हुए हैं आप, तो साइकोलॉजी है सिंपल सी। तो आपका अगर कोई स्टडी करने वाला है कि और वो आपके पीछे है कि मतलब आई वांट कि ये जो लड़की है, आई वांट कि ये लड़की मेरी फ्रेंड बने, तो ही विल ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। आज स्टेटस क्या डाला है, आज ड्रेस क्या पहना, आज मूड कैसा है, आज गुस्से में है, आज खुश है, तो उस हिसाब से दे कैन मैनिपुलेट, दे कैन स्पीक टू यू लाइक वही उसी लाइन में बोलेंगे, अरे दुनिया बहुत खराब है, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू इन योर लैंग्वेज ओनली सो दैट यू अंडरस्टैंड। या सो इस तरीके से आपको लगता है कि दुनिया में तो कोई मेरा चिंता नहीं करता, कोई है तो बस यही। तो उसके बाद में और ये एक एज होती है जब आपको और किसी का अफेक्शन नहीं समझ में आता, मे बी पेरेंट्स भी उतना ही आपको प्यार करते हैं, बाकी आपके भाई बहन भी उतना प्यार करते हैं, बट आपको अफेक्शन कहीं बाहर से चाहिए होता है। व्हेन यू गेट दैट यू फील कि हाँ मतलब देयर इज समवन आउट देयर, बट उसके बाद में यू शुड चेक द एडवांसेस, यू शुड नो अगर कहीं लोनली प्लेस पे आपको बुलाने को जा रहे हैं, कोई ट्रिप जो है अकेले आपके साथ प्लान की जा रही है, या किसी फ्रेंड के घर मिलने का अकेले प्लान बन रहा है, सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड। और अगर कुछ गलत हो ही जाता है देन यू शुड रिपोर्ट इट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे एडोलेसेंट होते होते जो है लड़कियां ये सारे ट्रैप्स में फंसती हैं, एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ। उसके बाद में जब आप टूवर्ड्स 18 जाते हैं तो कई बार हमारे पास बच्चियां जो है उनको अभी शादी का फेज आ गया कि हाँ अभी हम शादी कर सकते हैं, 18 के आसपास आते आते, तो फिर उनको एक लेयर दिया जाता है कि हम शादी करेंगे। अभी मैं एस्टेब्लिश नहीं हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं जब 21 का हो जाऊंगा तब मैं शादी करूंगा, या फिर मैं फला फला मेरे को कोई जॉब लग जाएगा तो शादी करूंगा। ये एक लेयर बच्चियों को दिया जाता है अराउंड 18 जो रहती है, या फिर अभी तुम 17 की हो, नेक्स्ट साल 18 की हो जाओगी तब हम शादी करेंगे। तो एक उस शादी करेंगे कि उसमें बच्चियां जो है जहाँ पर मराठी बोलता की लग्नाच्या आमिष दाखवून ते मेरा तो ये जो है ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर कोई आपको इस तरीके से एंटाइज करके भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, दिस इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। पर बच्चियां इस झांसे में बहुत एक अच्छे फ्यूचर का सपना देखना बुरी बात नहीं है, बट उसके लिए अपना आज भी खराब कर देना ये बुरी बात। तो आप ये देखिए, बिल्कुल आप सामने वाला अगर आपको लड़का पसंद है आप बिल्कुल बोलिए ओके यू गो अहेड, यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, आई एम आल्सो ट्राइंग टू स्टडी। फाइनेंशियली खुद स्ट्रॉन्ग होना इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत बच्चियां ऐसी देखी हैं उनका क्राइम 18, 19, 20 साल की, पेरेंट्स ने भी छोड़ दिया, जो बॉयफ्रेंड सो कॉल्ड उसका लव था उसने भी उसको छोड़ दिया, और उसके बाद में अभी बच्ची जो है शी डोंट नो व्हाट टू डू विद हर लाइफ।
many of the girls end up ending their lives in such a situation. So ऐसी सिचुएशन ना आए, भगवान ने हमको अगर लाइफ दिया है तो बहुत कुछ करने के लिए दिया है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, व्हाटएवर वी हैव व्हाट वी हैव टू गिव इट बैक। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस फेज में आते हैं, अभी आप थोड़े समझदार हो गए, 17-18 साल की एज है, अभी आपको अपने एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अब आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप कोई अच्छा जॉब कर पाए, आप कोई अच्छा, चाहे तो अगर आप में कोई स्किल्स है तो आप अपना कोई अपने हिसाब से कोई बिजनेस, आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेनर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो बच्चियां जो है उस फेज में भी आई थिंक एक आप अगर स्टार्टअप का भी सोचे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लाइक वी वर डिस्कसिंग इवन ट्राइबल वुमेन, दे आर डूइंग बैम्बू पर रिसर्च कर रहे हैं। बाकी जो ट्राइबल आर्ट होता है, वारली पेंटिंग का अगर देखें तो दुनिया भर में फेमस हो गई है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन जब हम बोलते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें जो है डिजिटलाइज लाइफ की, वो भी हमारे सामने है। आपको प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के लोग अभी आपका जो आर्ट है उसको बाहर शोकेस करने का आपको मौका है। यूट्यूब पर आप देखिए, योहानी जो है, मनी के वाके हिलते, आपने सुना होगा। सो शी इज अ श्रीलंकन टीनेजर, या शी इज अ टीनेजर, तो उसका गाना जो है अभी दुनिया भर में फेमस है। तो आपका टैलेंट शोकेस करने के लिए अभी आप किसी के भी मोहताज नहीं है। एक वीडियो आप यूट्यूब पे डालिए, क्वालिटी होगा, पीपल विल श्योरली कम एंड अप्रिशिएट। आपका कुछ अच्छा आर्ट है, कुछ कुकिंग स्किल्स है, बेकिंग स्किल्स है, यू लुक एट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है अभी यूट्यूब पर भी और आपके इंस्टाग्राम पर भी, जो कि आपको बताते हैं क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एंड व्हाट दे आर फॉलोइंग जस्ट देयर ओन। तो इस तरीके से अभी आपको बहुत अच्छा प्लॅटफॉर्म आहे। तो क्यों आप चाहते हो की एक लग्नाच्या आमिषमध्ये तुमची पूर्ण लाईफ जे आहे ते सपनून टाकली पाहिजे? आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आज की जो वर्ल्ड है, आप कितना भी बोले, आज आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आज पेरेंट्स बहुत सेंसिटाइज्ड है। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी ऐसी फैमिलीज है जहाँ पर शायद लड़के को घर में ही फील्स नेग्लेक्टेड, लड़कियां ज्यादा जो है डोमिनेट कर रही है, तो उनका एजुकेशन, उनको ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो आज सोसाइटी हो रही है, कितना भी धीरे बोले या फॉर कितना भी उसका स्पेस स्लो क्यों ना हो, बट आज सोसाइटी जो है काफी हद तक बेटर हुई है। अपॉर्चुनिटीज मोर देन एवर है आपके लिए। और सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिए अभी किसी भी फील्ड में, पहले बोलते थे स्पोर्ट्स नहीं खेलेगी लड़की, आपने दंगल भी देखी है मूवी, आपने बाकी सारा आपने देखा है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में, और ये जो अभी ओलंपिक्स हुए दे आर टेस्टिमनी टू व्हाट वुमेन कैन डू, स्पेशली इन इंडिया। हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट जहाँ पर फीमेल फिटिसाइड का सबसे ज्यादा प्रमाण है और सेक्स रेशियो बहुत लो है, वहाँ की बच्ची दे आर विनिंग मेडल्स फॉर द कंट्री। सो आप ये देखिए कि अभी इतना बढ़िया माहौल है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, देन डोंट फॉरगो इट, डोंट लूज योरसेल्फ। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखिए, ये हम खुद से अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चियां छोड़ दें, जो लेडीज हमारे पास में आती है, व्हेन दे वंस गेट मैरिड, किसी वजह से नहीं हो पाया, उनका फैमिली लाइफ नहीं चल पाई, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड ने छोड़ दिया, दारू पीता है, मारता है, मैं कहाँ जाऊँ? हम उनको बोलते हैं छोड़ दीजिए इनको, व्हाई डोंट यू टेक डिवोर्स? मैम मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि अब तुम अपने हस्बैंड के यहाँ रहो, हस्बैंड मुझे रोज मारता है, पर मेरी बच्चियों का मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे जो है उनको मैं कैसे पालूँ? तो ये जो मजबूरी है ये हमें कभी ना आ पाए। यू शुड बी इंडिपेंडेंट। If at any point you think you are not being given the respect that you are due for, you can step out of that toxic relationship। ये आप में क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के ना आप मेंटली, ना फिजिकली, ना साइकोलॉजिकली आप स्टेबल रह सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एजुकेशन अच्छे से करें, किसी न किसी फील्ड में अपवर्ड जरूर रहें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट।
इसके अलावा ये तो आप बोलेंगे मैडम हमारे ही बारे में बोल रही है कि हमको क्या करना चाहिए, पुलिस हमारे लिए क्या करती है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा रूल्स है। आपने अगर देखा होगा कि पॉक्सो एक्ट के बारे में मैडम आपको बता रहे थे, तो पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये जो है 2013 में इट एक्ट, और उसके बाद में ये जो स्पेशली बच्चे हैं, इसमें चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, 18 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। बहुत ही जो इसके अंदर इजीली किसी को भी इसमें बेल नहीं मिलता है जो अक्यूज रहता है उसको, और जो ऑफेंसेस का जो शिक्षा है वो जैसे मैंने बताया कि 20 साल का शिक्षा है। जब मैं गोंदिया में थी हमने एक ऑफेंस ऐसा ही हुआ था जिसमें 3.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ था, और उसके बाद में और जो रेप करने वाला था वो एक पत्रकार था जो कि पड़ोस में रहता। तो वो बच्ची के साथ में जब ये इंसिडेंस हुआ तो ऑब्वियसली सभी लोगों में एक रोष था, हमें भी था। हमने इसको इतना फास्ट ट्रैक बेसिस पर इसका इन्वेस्टिगेशन किया कि विदिन 27 डेज डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ में हमने पूरा चार्जशीट जो है दाखिल किया, और हम ट्राई कर रहे थे कि उसको 1 महीने के अंदर अंदर ही कन्विक्शन मिले, बट क्योंकि मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया फिर भी हमने कंटिन्यूअसली फॉलो अप किया और हमको विदिन 5 मंथ्स तो इसमें कन्विक्शन हुआ और पूरे 20 साल की सजा जो है वो परपेट्रेटर हुई। तो ये जो है आप अगर रिपोर्ट करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स तो आप सोचिए बच्ची को भी न्याय मिला, और ये आदमी जो क्योंकि एक पोस्ट उस पे है, एक सम्मानित जीवन जी रहा है, तो उसको लगता है कि वो किसी और की भी लाइफ एक्सप्लॉइट कर सकता है क्योंकि चीज रिपोर्ट में वो नहीं होगी। तो ये पॉक्सो जो कायदा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कायदा है, स्पेशली बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बच्चा बनाया गया है। इसमें इवन बच्चों को पॉर्न मूवीज दिखाना, बच्चों को इस तरीके का कंटेंट दिखाना और बच्चों का इस चीज के लिए उपयोग करना, ये सारी चीजें जो है ऑफेंस मानी जाती है। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहूंगी चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने मोबाइल में रखना भी एक गुनाह होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप एब्सटेन करें, इन चीज़ों से दूर रहें। इस तरीके के वीडियोस अगर कोई आपको फॉरवर्ड करता है तो आप सामने वाले को वार्न करें। ये मैं चाहती हूँ कि एज अ सोसाइटी आप सभी को सीखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, आप जब काम करने के लिए लड़कियाँ निकलती हैं तो वहाँ के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए विशाखा गाइडलाइंस, विशाखा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एक केस चला था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ गाइडलाइंस इशू किए थे फॉर सेफगार्डिंग वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो अभी उसके बाद में ये कायदा बन चुका है और इसके बाद ये जो सारी महिलाएं अपने काम के ठिकाने, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वहाँ एक विशाखा कमेटी की स्थापना करना जरूरी है। जो जैसे कि अगर आपके कोई फीमेल कलीग्स है या कलीग्स है जो आप पर कोई सेक्सुअल रिमार्क्स करते हैं या फ्लॉन्ट करते हैं या फिर आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिखाते हैं या किसी भी तरीके से आपको फिजिकली अनसेफ फील कराते हैं, सेक्सुअली अनसेफ फील कराते हैं, तो इस तरीके का आप तुरंत इंसिडेंट्स जो है रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट होती है और लेटर इवन ऑफेंस कैन बी रजिस्टर्ड। तो ये जो है वर्क प्लेस पर आपका प्रोटेक्शन करने के लिए है। आपको याद होगा कि जो निर्भया प्रकरण हुआ था सभी को पता है, उसके बाद में कायदे जो है उसको ज़्यादा सख्त करने की मांग की गई। तो उसके बाद में 2013 में पूरा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कि 376 जो रेप की पनिशमेंट से रिलेटेड सेक्शन है, उसी के साथ साथ 354 जो लड़कियों को मोलेस्टेशन माना जाता था जिसमें मैंने बताया कि स्टॉकिंग को भी इंक्लूड किया गया है। और इवन आप अगर लड़कियों को ऑब्सीन मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं इवन उसको भी ऑफेंस बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है। इवन एसिड अटैक के लिए पहले कोई भी कायदा नहीं था, तो एसिड अटैक भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद कई बार आप लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये सारे ऑफेंसेस जो है इसके बाद अगर आप इनमें से किसी के विक्टिम है और एलिजिबल है तो आपको मनोधैर्य योजना भी सरकार ने इंट्रोड्यूस की है जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि आप अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सके
और अगर माइनर है तो आपके पेरेंट्स वगैरह जो है उनके अकाउंट नंबर्स लिए जाते हैं। माइनर जो है उसका एक जॉइंट अकाउंट खोला जाता है पेरेंट्स के साथ में। और ये सारी जो सुविधाएं हैं जो विक्टिम्स को सपोर्ट देने के लिए बनी हुई है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो इसके बारे में भी आपको जानना, अपने आप के बारे में जानना ज़रूरी है। मेरा आपसे यही कहना है कि ये सब चीज़ें आपको मैंने इतना डिटेल में बताया, आई थिंक आई विल सरपास माय टाइम, बट मुझे लगा कि ये चीज़ जो है आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ भरोसा सेल भी है। नागपुर पुलिस में भरोसा सेल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। काउंसलिंग अगर रिक्वायर्ड रहता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का अगर इश्यूज रहते हैं या बाकी भी आजकल कई तरीके के इश्यूज डोमेस्टिक सिनेरियो में आ रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज जिनमें काउंसलिंग रिक्वायर्ड रहता है, लीगल काउंसलिंग चाहिए आपको या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, so that is provided by Bharosa Cell. And if things don't work out और offense register ही करना पड़ता है, then police also comes in the picture। हम फिर उसके बाद offense भी register करते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी issue है, we are quite sensitive towards our women complainants and even जो children हैं उनके बारे में भी। बर्डी पुलिस स्टेशन में रिसेंटली हमने एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर का इनॉग्रेशन किया है, जहाँ पर बिल्कुल जैसे एक प्ले स्कूल होता है वैसा एक माहौल बनाया गया है, क्योंकि बच्चे और लेडीज अभी भी पुलिस स्टेशन में आने से डरते हैं। तो हमने वो जो वहाँ पर क्रिएट किया है ये स्पेस, तो ऐसे ही एक अच्छा माहौल आपको मिले। इवन पुलिस स्टेशन में आने का जो आपका एक्सपीरियंस हो वो आपको एक अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, आपको मदद मिले वहाँ पर, और आप इवन दूसरों को सजेस्ट करें कि पुलिस इज नॉट योर एनिमी, पुलिस इज देयर टू हेल्प यू। तो मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक गर्ल चाइल्ड जो है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो शी कैन बिकम लाइक मैम, शी कैन बिकम लाइक माधुरी मैम, शी कैन बिकम लाइक मी। एंड एक गर्ल चाइल्ड जो है उसको कभी भी उसके जो सपने हैं उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उसको हमेशा पंख दें, उसको उड़ान भरने दें, और वो किसी भी फील्ड में आई एम क्वाइट श्योर कि वो एक्सेल करती है। आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो लड़कियों ने यूनिफॉर्म को माना जाता था बिल्कुल भी लड़कियां आर्मी में पुलिस में नहीं काम कर सकती, बट नाउ यू कैन सी वी आर एट द हेम ऑफ द अफेयर्स नाउ। तो अगर इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो हमको किसी भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने जो गर्ल चाइल्ड है उनको हर तरीके से एनकरेज करें, दे आर द फ्यूचर। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर मैम, एंड इट was a great experience to interact with you all. Hope to see many of the girls, children who are listening to me. Yeah, active in the field and achieving new heights. Thanks. All the best. अब आप सभी को अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। हाँ, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप। Please, we can raise your hand. I would like to ask questions to you. Like, just background से आप Wait a second. मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ। I come from privileged family, but women as a girl child को थोड़ा सेकेंडरी दिया जाता है। 10 family members हैं घर में, 2 ही बच्चे हैं, 2 are my sister and me, 2 children are there. So my family is okay with that. बहुत अच्छा प्रिविलेज देते हैं, सब कुछ बचपन से बहुत अच्छा एजुकेशन रहा है। लेकिन आपने जो वर्दी पहनी हुई है, ये वर्दी और एक और वर्दी जो पॉलिटिशियन रहते हैं, तो गर्ल्स को ये वर्दी से दूर रखने का एक मेंटालिटी बोल सकते हैं, या
एक वो सफेद कुर्ती पहन के सब अंडरस्टैंड ना, तो बहुत ऐसा मिथ है कि विमेन इन सब चीजों में आगे ही नहीं बढ़ सकती। आपको पब्लिक दबाएगी, आपको रिश्तेदार दबाएंगे, तो आप थोड़ा सा इंस्पायर करने के लिए मुझे बोल सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाऊँ। उनको मेरे पास क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं 2-2.5 साल मतलब ये कोर्स चुना था इसी मतलब मन में यही था कि ना कुछ करना है, सामाजिक में आना है। अगर मैं समाज के लिए एक महिला होगी जो मुझे मतलब बचपन से सुना कि गर्ल्स आर नथिंग, दे कांट डू एनीथिंग, तो मैं कैसे मतलब आप इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली मुझे इस बात के लिए रोका गया है और हर दिन मुझे कुछ ना कुछ वापस होता है कि तुम वाई एंड देयर इज ब्लाइंड बिटवीन वाई एंड वाई नॉट। यस नाम क्या बताया? खुशी नहीं खुशी। अपना खुशी है तो क्यों आपको रुला रहे हैं? क्योंकि हमेशा से हम ऐसा रहा है ना कि लड़की इन चीजों में नहीं आना चाहिए। कुछ भी करें आप, बिजनेस करें आप, जॉब करें, लेकिन जो मैं आना चाहती हूँ तो पब्लिक लाइफ में कदम रखना आप सोशल वर्क प्रॉपर करना था। अब आगे पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं। यस That's great. Okay. So I think कोई भी फील्ड हो, स्पेशली पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है जो कर्तव्यदार महिला हम बोलते हैं, उनका इस फील्ड में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स को समझाना है, आप उनको मेरे पास लीजिए। मैं उनको बात करूंगी और मैं मानती हूँ। देखिए जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, जैसे आपको मैं बताऊँ, चैलेंजेस सबको फेस करने पड़ते हैं, इट इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, मतलब लड़कों को भी फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, मेरा नहीं हुआ। फिर मेरे सारे रिलेटिव्स जो थे वो आके हमारे पेरेंट्स को बोलते थे कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है एक एटीट्यूड रहता है सोसाइटी में, और स्पेशली किसी के फेलियर में दे टेक लाइक एक सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं, तो वो होता है। बट आपको फाइट बैक करना है, बाउंस बैक करना है, फाइट नॉट फिजिकली बट मेंटली। ओके, तो ये जो है बहुत जरूरी है कि आप उनको कन्विंस करें। आपको लगता है आपको उसके लिए मदद की जरूरत है, वी आर देयर। इन शॉर्ट keep my number, you speak. Thanks so much, ma'am. It's privilege to be here too. I'll be there. Thank you so much. हाँ, ये तो चल रहा है। हॅलो मॅम, मराठीमध्ये बोलतो. तर मॅम, तुम्ही ज्या घटना सांगितल्या त्या खरंच खूप धक्कादायक आणि मन हिलावून टाकणाऱ्या आहेत. पण ह्या घटना फक्त आपल्याला एक म्हणजे उदाहरण म्हणून तुम्ही सांगू शकता, परंतु आज ग्रामीण भागामध्ये असेल किंवा शहरी भागामध्ये असेल, बऱ्याच ठिकाणी या घटना होतात, पण मुलींच्या मनातल्या भीती जी आहे ती बाहेर निघत नाही, किंवा तुम्ही जसं सांगितलं की माझी इज्जत जाईल वगैरे, आणि ते घरचे सुद्धा सांगतात की आई बाबा की तू बोलू नको वगैरे. तर यासाठी काय करावं लागेल की ज्यामधून मुलींना एक किंमत येईल आणि हे जे काही घटना घडतात त्याच्यावर एक म्हणजे जे करतो, म्हणजे जे काम करतो दुसऱ्या व्यक्ती समोरचा, त्याला तो भीती राहील आणि ती मुलगी बोलू शकेल. यासाठी थोडं मार्गदर्शन करा. आता आपण जे प्रश्न विचारले आहेत एकदम बरोबर आहे. मी आणि तुम्ही बरोबर सांगत आहे. मी बोलू शकते मराठी. इसके अंदर क्या है, आप जैसे बता रहे हैं, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ क्योंकि बच्चे अभी के जनरेशन के हैं. तो आप लोगों ने हाईवे मूवी देखा है? Yes, ma'am. उसमें लास्ट में आलिया भट्ट एक इंसिडेंस नरेट करती है. उसके घर के एक अंकल होते हैं जो उसको परेशान करते हैं, वो अपनी मम्मी को बताती हैं, बट उसकी मम्मी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है कि ऐसा हो सकता है, और वो बच्ची जो है रिबल बन जाती है कि घर के लोग मेरी बात नहीं मानते. तो इस तरीके से जो है ये इंसिडेंट्स हर जगह हो रहे हैं, जैसे आपको बोला ग्रामीण हो चाहे शहरी भाग हो, पर कई बार रिपोर्ट नहीं होते. रिपोर्ट होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेते. इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जो हम सेशंस ले रहे हैं, ऐसे सेशंस पेरेंट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को
वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमसे भी पहले फर्स्ट बच्चे उनको बताते हैं। तो अगर वही बच्चे पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम तक आने की बात तो दूर है, और बच्चा वो जो एक ट्रॉमा है वो जिंदगी भर लेके जिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स को भी एजुकेट करें, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी ऑफेंसेस रिपोर्ट हो गए, लोग कब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जो ऑलरेडी ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है उसमें उनको परमिशन नहीं मिला, सामने वाले को सजा नहीं मिली, तो फिर उनको लगता है कि न्याय नहीं मिलता है। तो वो जो केसेस है उसमें हम तो ट्राई करते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, पर उसमें थोड़ा अगर टाइमली वो केसेस रिपोर्ट हो, क्योंकि जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं जितने भी, वो कई बार उस विदिन 72 आवर्स जो है आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। वो एक पहला जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो कन्विक्शन नहीं होगा, बट दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस जो चला जाता है। तो टाइमली अगर रिपोर्ट हो जाए ऐसे इंसिडेंसेस तो हम लोग तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे माधुरी मैम ने बताया यहाँ आप लोगों को कि अगर आज केस आपने रजिस्टर करवाया तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, चार्जशीट हो गया, कोर्ट में आते आते कई बार उसको 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तब तक क्या होता है, जैसे अगर 16 साल की बच्ची थी वो अभी 19 की हो गई, पेरेंट्स ने शादी करा दी, अब वो नहीं चाहते कि नई फैमिली को पता चले, तो वो उस वजह से क्या करते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, कोर्ट में नहीं आते हैं, जवाब नहीं देते हैं कि हमको कोर्ट से कुछ नहीं मिलता, तो उस वजह से वो कन्विक्शन उसमें नहीं हो पाता। और कई बार जो है घर का ही कोई होता है, बच्ची का मामा होगा, चाचा होगा, कोई होगा, तो उनका बाद में ऐसा होता है कि घर की बात बाहर क्यों जाए, तो फिर वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर टाइम जो है वो आपस में फैमिली के मेंबर्स होने की वजह से वो बात फिर घर में ही रख लेते हैं, और फिर वो विटनेस के लिए नहीं आते हैं। इस वजह से कई बार में कन्विक्शन नहीं मिल पाता। तो ऑलरेडी जिन्होंने रिपोर्ट किया है उनका एक सपोर्ट आखिरी तक जरूरी है, जब तक कि हम इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले सकते। सिर्फ केस रिपोर्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिरी तक उस केस में हमको सहकार्य करना भी जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें जब होंगी समाज में, और एक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब तक आप ओनर्स जो है विक्टिम से आरोपी पे नहीं डालते तब तक ये होता है। आरोपी जो है ही शुड फील कि मैं आउटकास्ट हूँ, मैंने गलत किया है तो लोग ना मेरे साथ बैठ रहे हैं, उसका बायकॉट किया जाना चाहिए, ना कि विक्टिम। विक्टिम बेचारी स्ट्रगल करती है कि उससे कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, उसको आगे लोग किस नज़रिए से देखेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवरऑल हमको सोसाइटी में भी चेंज ऑफ व्यू लाना पड़ेगा, जो कि हमारे आपके घर से शुरू होगा। Thank you so much, ma'am. मेरा कोई क्वेश्चन मैम, एक्चुअली मैं डेली न्यूज़ में सुनती हूँ और देखा है मैंने कि डेली एक कभी 3 साल की बच्ची, कभी 4 साल की बच्ची, कभी 5 साल की, हर दिन अरे हर 16 मिनट में हमारे इंडिया में रेप हो रहे हैं। मैम, इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। मैम, गवर्नमेंट करता है, मैं ये ऐसे नहीं कि मैं आंदोलन कर रही हूँ उनके खिलाफ कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, बट ना उसको कुछ रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है कि रेप केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे हमारा जो यूथ है, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? इस चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए था। मैम, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं जैसे ही मुझे रोना आ जाता है, जैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये चीज़ देखता है। यस दोनों तुम्ही जसं म्हटलं नाव त्रिवेणी आहे, ऍक्च्युअल आहे ते की केसेस वाढत आहेत दरवर्षी, पण आपण जर म्हणाल तर ते रिपोर्टिंग जास्त वाढलं आहे, अवेअरनेस जास्त वाढलं, पॉप्युलेशन वाढलं. एक जसं आपण डेव्हलपिंग कंट्री आहोत, दरवर्षी जशी आपली डेव्हलपमेंट होत आहे, तर एक पर्टिक्युलर 1 ते 2% क्राईम रेट दरवर्षी वाढणं हे साहजिक आहे, नॉर्मल स्टॅटिस्टिक्स आहेत. आणि हे पॉक्सो केसेस 2012 पासून हा कायदा आला, तर त्यापूर्वी आयपीसी मध्ये ह्या केसेस कव्हर होत होत्या, पण पॉक्सो मध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन्स केले गेले आणि रेपची व्याख्या देखील आपण वाढवली आहे. आधी काही 1 ते 2 डेफिनेशन होत्या, ऍक्च्युअल पेनिट्रेशन गेलेले, पण 2012च्या पॉक्सो कायद्यात डेफिनेशन वाढवण्यात आली
आणि त्याचबरोबर निर्भया हत्याकांडानंतर 376 IPC जे आहे त्याच्यात वेगवेगळे सेक्शन सबसेक्शन आणि तो विस्तृत केला, रेपची डेफिनेशन वाढवली, व्याख्या वाढवली की त्या अंतर्गत लोकांना शिक्षा होईल. तर हे 2 मेजर कारण आहेत की आपण म्हणतो की रेप केसेस वाढल्या. तर हे आपण सब कॅटेगरायझेशन केलं रेप केसेसचं आणि त्यामुळे एक तुम्ही अडल्ट आहात सगळे त्यामुळे म्हणू शकतो की पहिले जे फक्त पिनल जे पेनिट्रेशन होतं ते आपण ऑफेन्स समजायचो, पण आता एनी ऑब्जेक्ट विच वुड बी इन्सर्टेड कॅन बी कॉल्ड एज रेप. तर अशी व्याख्या वाढवली आहे. त्यामुळे ही पण एक आम्ही म्हणतो ना पोलिसांकडनं एक टेक्निकल बाजू आम्ही तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो, कारण सगळं तुम्हाला न्यूजपेपर वाचूनच कळेल असं नाहीये. ही एक आमच्याकडची एक बाजू आहे. आणि दुसरं एक आहे की कन्सेन्शुअल सेक्स पण असतात बऱ्याचदा, परंतु नंतर त्या मुलाने लग्नाला नकार दिला वगैरे, तर लग्नाचं आमिष मागणं जसं सांगितलं, तर त्यानंतरही त्या केसेसमध्ये रिपोर्टिंग वाढलं आहे. आणि उद्देश हाच असतो की त्या मुलाने तिच्याशी लग्न करणं, आणि जर नाही झालं तर ते पण एक रिपोर्टिंग वाढलेलं आहे. आणि एक तिसरं आहे जे तुम्ही म्हणताय केसेस आहेत निर्जनस्थळी वगैरे होण्याचा, तर आपण जसं पोलीस यंत्रणेला पण एक मर्यादा आहे. आपण पेट्रोलिंग करतो, सर्व करतो, परंतु पॉप्युलेशन आपली एवढी वाढत आहे, डेव्हलपिंग आपण आहोत, तर प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहोचणं शक्य नाहीये. परंतु आपल्या लेवलवर आपण पेट्रोलिंग व्हॅन्स असतात, आपल्या रिस्पॉन्डिंग टीम्स असतात. आता डायल 112ची आपली हे आली की संकटकाळी तुम्ही कुठूनही फोन करा तर आम्ही रिस्पॉन्ड करू. तर ह्या पोलीस डिपार्टमेंटकडनं पण ह्या एक गोष्टी होत आहेत. परंतु आहेत मुलींच्या असहायतेचा फायदा घेऊन चुकीचं कृत्य करणारे लोक आहेतच. परंतु घटना वाढत आहे त्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह काम आमच्याकडनं होत आहे. परंतु एक दुसरं आहे की कन्व्हिक्शन वाढवण्यासाठी पोलीस विभागाकडनं जास्त प्रयत्न होत आहेत. कारण कन्व्हिक्शन वाढलं तर तोच एक मेसेज समाजात जाणार आहे की असे कृत्य केलं तर आपल्याला शिक्षा होत आहे. तर ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत, प्रिव्हेंटिव्ह एक आहे आणि एक दुसरा मेसेज की जेणेकरून असे ऑफेन्सेस करणाऱ्यांना कडक शिक्षा मिळाल्यावर लोक त्याकडे कमी वळतील किंवा असं याने केलं तर आपल्याला शिक्षा होतीये, बेल होत नाहीये लवकर. तर ह्या दोन्ही पातळीवर पोलीस विभागाकडनं काम चालू आहे. मी ऑलरेडी एवढं बोलले आहे. आमचं इथेच बोलणं आहे की जे ऑलरेडी याबाबत जे आहेत आपले त्रिपुरे कॉलेज के साथ में भी आपके यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट के साथ में भी हमारा चर्चा हुआ है. सीनियर ऑफिसर सब ने बात किया है कि ये वाला जो है ये मैसेज हर जगह जाना चाहिए कि पहले तो ये क्या क्या ऑफेंसेस हैं, कैसे होते हैं और उसको रिपोर्ट कैसे करना है. तो ये इवन जैसे आपने बोला कि ग्रामीण स्पेशली, तो यहाँ पर हमारा अगर सिटी एरिया देखेंगे तो स्लम्स का जो भाग है वहाँ तक ये मैसेज पहुँचना, जैसे हमने डिस्कस किया पेरेंट्स तक भी पहुँचना जरूरी है. तो एक पुलिस दीदी संकल्पना जो है वो हम लोग लॉन्च करने वाले कुछ दिनों में. उसके लिए ऑलरेडी हमारी चर्चा शुरू है और आप लोगों का भी उसमें हम मदद लेंगे. तो आप लोग एक्चुअली फील्ड पर जाकर काम करवाएंगे, जो स्किट्स होते हैं और बाकी जो तो आप लोगों को हम जरूर मदद लेंगे एंड विल रीच टू ऑल दीस एरियाज. तब आई थिंक हम लोग कोई एक सब्सटेंशियल डिफरेंस लाने की जरूरत है. थैंक यू सो मच. नहीं एक बार पूछ लो, अगर किसी का होगा तो अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं. और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? अभी भी टाइम है. यस मैम मुझे करना था. यस, किसको है क्वेश्चन? यस, प्लीज आप थोड़ा वीडियो शुरू कर दो. One who wants to ask question, please switch on your video and we can see. सौम्या आपका वीडियो. हाँ ओके मैम. हाँ बोलिए. हाँ मैम आपका वीडियो ऑफ है. आप लोगों का
मॅडमच्या समोर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हाँ चलेगा यस मैम मुझे ये पूछना था कि मैम आजकल की मैंने जैसे देखा हो कि मैम मतलब मेरे जो बड़े भैया है तो प्रशांत बेजुके करके मैम वो भी पुलिस में ही है। सो मैम मैंने ऐसे सुना है कि जो आजकल की जो रिलेशनशिप होते हैं गर्ल एंड बॉय के, तो मैम गर्ल एंड बॉय की जो रिलेशनशिप है उसमें मैम बहुत से मतलब पहले तो लड़कियां और लड़के भी डरते थे कि अपनी जो बातें शेयर करने के लिए पुलिस घर वालों से भी और पुलिस वालों से भी, और पुलिस स्टेशन में जाके केस करे या क्या हो रहा है गलत वो सब कुछ करने के लिए पहले तो डरते थे, लेकिन अभी डायरेक्टली जाते हैं, बॉय भी रहो या चाहे गर्ल भी रहो, डायरेक्टली जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है, मतलब सर हम क्या कर सकते हैं, मैम हम क्या कर सकते हैं घर के इसमें। सो मैम एक हेल्प लेते हैं पुलिस वालों की, लेकिन मैम अभी तो ऐसा होता है कि मैम मैंने देखा हो कि मैम गर्ल का या कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो बताते हैं डायरेक्टली मैम, लेकिन अगर बॉय का कुछ प्रॉब्लम रहा तो डायरेक्टली पुलिस वाले डायरेक्टली बॉय को एक डायरेक्टली ऐसी बात बताते हैं कि तू यहाँ से जल्दी निकल जा, मतलब उनकी जो टोनिंग रहती है बात करने की मैम वो अच्छी नहीं रहती बराबर, मतलब जो हौसला उनको भी होना चाहिए, मतलब बॉयज को देना चाहिए वो भी उनको भी नहीं मिलता है मैम। डायरेक्टली उनको डरा के, बॉयज को डरा के डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि यार तू बिल्कुल ऐसे अभी लड़की को कॉल मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, जो कुछ है। सो मैम ये पूछते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैम ऐसे बताते नहीं है, लेकिन मतलब सपोर्ट नहीं करते मैम बॉयज को भी कि बॉयज का क्या बोलना है, उनके मतलब उनको उनके मन में क्या है मैम वो पूछते ही नहीं मैम डायरेक्टली, मैम ओनली मैम गर्ल्स के ऊपर ही मैम, लेकिन मतलब गर्ल्स ने जो बोला इसके वजह से मैम देखा है इसलिए मैम पूछ रहा हूँ मैम इसमें कोई एक्शन ले सकते? आपने जो बताया है वो चेंजिंग टाइम्स के बारे में वो रिप्रेजेंट करता है कि अभी जमाना वैसे भी बदल रहा है, क्योंकि कई कायदे हैं और जिन महिलाओं को कायदे पता है वो रिपोर्ट करती है। आई डोंट डिनाई कि इन लॉज का मिसयूज नहीं होता, कुछ हद तक होता भी है, कुछ बहुत कम प्रतिशत होगा, पर कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं लाइक एनी अदर लॉ। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है हर्ट करने के लिए, इनफैक्ट आपको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अगर आपके कुछ अगर आपके मान लीजिए आपके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है कि रेप के चार्जेस लगाए गए हैं या फिर ये लग्नाचा शारीरिक शोषण करायचे आपल्यावर गया है, तर आप अपना भी पक्ष रख सकते हैं, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको भी लीगल एड मिलता है, आप अपना जो भी आपके मैसेजेस होंगे या जो कुछ भी आप बताना चाह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में थे या कुछ भी, पर देखिए कोई भी आप अगर उसमें वहाँ पर आप ये अपने जितने भी आप सबूत रखेंगे कि आप रिलेशनशिप में थे, कंसेंजुअल रिलेशनशिप जो है उसमें भी कंसेंजुअल रिलेशनशिप है तो रेप नहीं मानेंगे ऐसा नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तो कंसेंजुअल अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप था, हम दोनों ही एडल्ट थे, हम दोनों ने डिसाइड किया वी वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, कंसेंजुअल भी है तो भी कहीं भी लॉ में ऐसा नहीं है कि कंसेंजुअल रिलेशनशिप में किया गया कॉन्टैक्ट जो है वो रेप हो। तो यू शुड बी कॉशियस कि आप अभी ज़माना यही है यू शुड बी कॉशियस कि आप अपना जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर्ली कॉशियसली चुने। और हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर आप एज अक्यूज आपको लाया जा रहा है तो ऑब्वियसली एज अक्यूज लाया जा रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी, बट अगर रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन ट्रीटमेंट हो रहा है या इस तरीके का, तो उसके बारे में श्योरली वी आर टेकिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ आवर पीपल ऑन ग्राउंड। हमारा जो स्टाफ है कि चाहे विक्टिम हो अक्यूज हो उनको एक प्रॉपर मैनर में ट्रीट करना ज़रूरी है। और अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं, कुछ हीनस नेचर के होते हैं, कुछ वाइल्ड क्रिमिनल नेचर के होते हैं और कुछ जो होते हैं सोशल नेचर के होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं। हर एक को डील करने का अलग अलग तरीका होता है। तो अब रिगार्डिंग दैट वी विल श्योरली बी ट्रेनिंग। आपने अगर ये प्रॉब्लम हमारे सामने लाया है तो विल श्योरली। थैंक यू मैम।
थैंक यू माधुरी मैम, थैंक यू विनीता मैम। जैसा कि विनीता मैम ने हमें बताया कि एक लड़की का जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ रहता है और कोख से निकलने के पहले ही उसकी लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। और मैम ने जो अनन्या के एक्सपीरियंस से बताया कि उनके लाइफ में कंट्रोल्ड इमोशन का कितना ज़्यादा महत्व है और पावर ऑफ नो, जैसा उन्होंने बताया टॉपिक से रिलेटेड कि गर्ल सेफ्टी हम कैसे रख सकते हैं, गर्ल चाइल्ड का सेफ्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, मतलब पेरेंट्स भी, ऑब्वियसली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो गुड टच और बैड टच के बारे में हम बताते हैं, तो वो चाइल्ड अगर पेरेंट्स से शेयर नहीं करता है, वो चीज़ नहीं कर पाता है, तो वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है, तो फिर वो बात वहीं की वहीं दबी रह जाती है। इसलिए पेरेंट्स का भी रोल है कि वो वैसा जैसे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में नहीं बताते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं, तो ये सारा एजुकेशन भी उन्हें देना चाहिए। और चाइल्ड अब्यूज़ जैसे कि जान पहचान वाले लोग ही करते हैं ज़्यादातर, तो बच्चों को तो ज़्यादा खतरा जो उनके नेबर्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उन्हीं से होता है। और फिर मैम ने हमें ये भी बताया कि हम अपना जो हमारे सामने अभी प्लेटफॉर्म्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको हम अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में कैसे हम यूटिलाइज करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने। क्योंकि मैंने भी देखा, मेरी भी एक फ्रेंड है जिसके पापा का अफेयर है, बट उनकी मम्मी सब कुछ सह रही है सिर्फ अपने बच्चों के लिए, तो उसके मन में ये चीज़ है कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा कैसे भी करके मैं जॉब करना स्टार्ट कर दूँ ताकि वो अपने मम्मी और पापा का डिवोर्स करा सकें। क्योंकि मतलब वो लोग कितना ज़्यादा फेस, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है, तो वही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब मैम ने बताया इम्पोर्टेंस। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में मैं हमारी प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैम को आमंत्रित करती हूँ हमारा मार्गदर्शन करने। थैंक यू ऐश्वर्या, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे जुड़े हैं। सो वी आर ऑनर्ड एक्चुअली मैम, और आप जैसे जिस कैडर के आप हैं दोनों, सो वी फील ऑनर्ड कि आप जैसे लोगों ने समय निकाला है, you have come all the way to Tirupudi College of Social Work to address our students and to enrich them with your knowledge and experience. विनीता मैडम ने जो अभी कहा और उसके पहले माधुरी मैडम ने जो कहा, वो बहुत मैंने पास से देखा है मैडम, क्योंकि अनाथ आश्रम की भी ट्रस्टी रह चुकी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर भी काम किया मैंने, और जब हम अभी काम कर रहे हैं भरोसा में जब काम करती हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि नागपुर की एक स्कूल है जहाँ पे एक बस में अत्याचार हुआ था लड़की पर। बहुत छोटी बच्ची थी और उसका पूरा जब उसका क्या कहते हैं, उसका साक्ष्य उसकी ये हुई, तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व थी एंड आई कुड सी हर ट्रॉमा। और आज मुझे भी जो आप कह रहे हैं रोंगटे खड़ा होना, वैसे ही होता है कि जब वो मैं छोटी बच्ची है, यानी केजी या पहली दूसरी की बच्ची होगी, वो पूरा ठीक से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाती है किस तरह से उसके साथ हुआ है क्या। तो ऐसे बच्चों के साथ काम करना, उनको ये धीरज देना, उनसे वो सब बातें निकलवाना, ये आप जैसे आए और आपके जो पुलिस ऑफिसर्स है, इनका तो ये तो बधाई के पात्र है कि वो उनके लिए कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी का जो कंसर्न है कि ये सब चीज़ें बढ़ रही है, दूसरा एक कंसर्न अभी सामने रखा है कि भाई हमारे यहाँ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी हमें जो करना है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ सर्फिंग कर रही थी, आज क्या बात करें, किस पे बात करें, तो चाइल्ड प्रोडिजीज की बात होती है कि जो जिनको हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं। तो चाइल्ड प्रोडिजीज के इसमें आज सुबह एक वीडियो शेयर हुआ जिसमें एक प्रोफेसर है जो रुलिया कॉलेज में 9 साल का बच्चा है जो रुलिया कॉलेज में लेक्चरर है। तो मुझे लगा कि भाई क्यों गर्ल्स नहीं है क्या चाइल्ड प्रोडिजीज। तो वो जब ढूंढने की कोशिश की तो मुझे एक 13 साल की बच्ची का पता लगा कि जो जीवाश्म, जिसको हम कहते हैं जीवाश्म शास्त्र जिसको कहते हैं, उसमें वो माहिर है, शी इज एक्सपर्ट इन दैट। दूसरे हम देखते हैं तो अलग अलग एरियाज में, जैसे अलग अलग आर्ट्स में माहिर है बहुत सारे प्रोडिजीज।
तो ये सब तो है अपनी जगह पे, लेकिन हमारा जो उत्तरदायित्व है एज अ स्कूल ऑफ सोशल वर्क में मैडम को खास करके मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमारी कल्पना है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर हम काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम यदि अलग अलग लेवल्स पर काम कर सकते हैं, जैसे हमारा CGC है या फिर हमारा विमेन डेवलपमेंट सेल है, इसमें हम यदि प्रिवेंशन प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत ही बड़ी पहल वो होगी। और ये जब आप इतने सेंसिटिव हो गए हैं आज, तो ये मैं कहूँगी कि ये फर्स्ट नहीं आगे की स्टेप है। आप सेंसिटाइज तो हो गए, इसके आगे आपको काम करना है। सो फील एम्पावर्ड कि जब आप सोशल वर्क का एजुकेशन लेते हो, आपको पता है कि जो मैकेनिज्म, जो टूल्स हमारे पास है, यानी लॉज है हमारे पास, अलग अलग हमारे पुलिस ऑफिसर्स है जो आज बच्चों के लिए सेंसिटिव है, जो विमेन के प्रति सेंसिटिव है, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़कर हम काम कर पाए तो वो बहुत हमारे लिए अच्छी बात होगी। और शायद यही मुझे अपेक्षा है हमारे स्टूडेंट से कि जब वो फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम्स लेते हैं हर जगह पर, तो इसी तरह के फोकस करके वो प्रोग्राम्स लें, ताकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम हमारे समाज पर कर पाए। हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में 30 भी बच्चे होंगे, 60 भी बच्चे होंगे, तो 60 लोगों ने कितने दिन काम करना है? 18 डेज यदि उनको काम करना है एक सेमेस्टर में, यानी मैं कहती हूँ 30 दिन एक साल में यदि आपको काम करना है, तो आपने 30 जगह नहीं, मान लीजिए 50%, 15 भी जगह आपने ये काम किया तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स में भी परिवर्तन हो, तो आप ही वो आवाज़ बन सकते हैं जो बाकी के पेरेंट्स को ये बताएं कि ये ऐसा मत करो, है ना। तो सिर्फ ये पेरेंट्स की बात नहीं है, हमारे बच्चों के भी एम्पावरमेंट की बात है, उनको भी सक्षम बनाना है। गुड टच बैड टच में आपको एक शेयर करना चाहूँगी हमारे कॉलेज का ही इंसिडेंट वन, कि हमारे यहाँ एक स्कूल है जहाँ पर हमारे फर्स्ट ईयर BSW फर्स्ट ईयर के बच्चों का प्लेसमेंट था, और उस प्लेसमेंट के तहत उन्होंने गुड टच और बैड टच पे एक फिल्म दिखाई। वो फिल्म देखने के बाद वहाँ की एक बच्ची, मुझे लगता है 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड की बात होगी, वो बच्ची आई और उस दीदी से उसने बात की कि मुझे ऐसे ऐसे ही हुआ था और ये मैं आपसे बताना चाह रही थी। एंड देन दैट टुक अप, वो जो पूरा इंसिडेंट था वो केस वर्क था, वो केस वर्क को जब आगे लेके गए तो आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि ये हॉस्टल तक पहुंचा जहाँ पे वो लड़की रहती थी, और वहाँ पे रहने वाले अलग अलग जो गर्ल्स थी वो भी इसकी विक्टिम थी। तो उन सभी के ये लिए गए, उनके बयान लिए गए, उनको कांटेक्ट किया गया। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ सच कॉन्टैक्ट सेशन जहाँ पर वो बच्चों से बात हुई, और फिर वो जो हॉस्टल वाला मैनेजर था उसको आज बॉक्सो के अंतर्गत होगा, उसको ही इज इन प्रेजेंट। तो वो एक बहुत अच्छी उपलब्धि हमारे स्टूडेंट्स के काम से आई है। तो धैर्य रखना होता है। मैं स्टूडेंट से बताऊंगी कि आपको बोलना है। चुप्पी का कल्चर जो है हम कहते हैं, जिसको कल्चर ऑफ साइलेंस, ये हम जब तोड़ेंगे तो इस जैसे जो अनसेफ वातावरण जो होता है उस पर आप काम कर पाएंगे। चिल्लाना भी आना चाहिए, थोड़ा जोर से चिल्लाना भी आना चाहिए। तो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द एक्टिविटीज कि छोटे छोटे बच्चों को हेल्प के लिए चिल्लाने के लिए सिखाओगे कि हेल्प हेल्प मी, ये भी बताना है। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कर सकते हो, आप कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हम लोग यानी पुलिस DCP लेवल की एक व्यक्ति हमारे यहाँ आई है, और आई एम ऑनर्ड कि हम लोग ये सब सुन पाए, आपसे प्रत्यक्ष रूप से सुन पाए, और आपको हमारे भी कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे जिस पर आपने बहुत अच्छा समाधान यहाँ पर बताया। सिर्फ एक बात होती है कि सिर्फ अपेक्षाएं और सपने देखकर होता नहीं है ना, उस पर काम करना भी होता है। और ऐसे कहते हैं कि हम वो कभी नहीं बन सकते जो हम कभी नहीं देखते, जो हम देखते नहीं है वो हम बन नहीं सकते। और मुझे खुशी है कि आप लोग आज प्रत्यक्ष रूप से वो देख पाए हैं कि जो सक्षम महिला क्या कर सकती है। तो इनके लिए हम एक बार रोल मॉडल आपके सामने तो है आज, जिन्होंने खुद सक्षम तो हुए भी, जिन्होंने समाज को भी सक्षम बनाया है। तो पुलिस ये हमारे लिए एक फ्रेंड ही है, हमेशा ही रहेगा। और मेंटर के तौर पर हम पुलिस को देखते हैं, and we will be happy to be with you in whichever way we can be, whichever forms प्रोग्राम के तहत हो, चाहे वो फील्ड एक्शन के तहत हो, चाहे अलग अलग तरह से। तो ये हमारा सौभाग्य होगा। So I congratulate Sandhya madam and Shifa madam for organizing the program.
and I appreciate students, those who are present here with us and those who have joined online. खास करके उन्होंने ये इतना तो सीरियसली इसको लिया है कि वो सुने और उस पर अमल करें. तो आगे ball is in the court of students. They will be acting on whatever they have learned today. So thank you so much for watching. धन्यवाद मैम हमारा मार्गदर्शन करने के लिए. इसके पश्चात हम कार्यक्रम के आखिरी छोर पर पहुंच चुके हैं, तो मैं खुशी से अनुरोध करूंगी कि वो आभार प्रदर्शन करें. आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा महोदया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. हमारी प्रिंसिपल मैम जो हमेशा हमको सहयोग करती हैं और प्रोत्साहित करती हैं. उनके पश्चात आज की जो हमारी प्रमुख अतिथि हैं विनीता मैम, जो मेरी तरह हर लड़की की, शायद मेरे लिए फैन गर्ल मोमेंट है. जिनको पढ़ते वो बैठी हैं, उनके साथ मेरा रूबरू मैं मिल पाई. और जो भी हमारे मेरे जैसे साथी ऑनलाइन भी थे शामिल, उनके लिए गर्व का मोमेंट है. मैम ने शुरुआत में कहा था कि नारी को भारत में देवी के स्वरूप में पहचानते हैं लोग. आज नवरात्र चल रहा है, आज षष्टमी है, षष्टमी सप्तमी है और आज महादेवी की आराधना करते हैं हम. और मैम ने हमें कई सारे ऐसी घटना बताए, उनके जो कार्य के दौरान जो घटनाएं घटी उनको साक्ष्य में मैम ने प्रस्तुत किया कि उनके साथ जो मैम ने केसेस सॉल्व किए और कितनी बहादुरी के साथ एक महिला जब एक दूसरी अबला महिला के साथ खड़ी होती है तो वो महिला में कितनी जान फूंक देती है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम ने जो प्रकार से हमें आज यहाँ पे मेरी तरह हर लड़की को ये सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो आप सामने आइए, झिझकिए नहीं. मैं मैम को हमारे त्रिपुरी समाज महाविद्यालय के विमेन सेल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. समस्त टीचिंग एंड फैकल्टी स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और जितने भी मेरे मित्र छात्र हैं उनकी तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. इसके पश्चात जो माधुरी मैम ने हमें केसेस जो उनके दौरान घटे हुए केसेस बताए, उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि किस प्रकार एक पॉक्सो एक्ट है जिसके तहत ये कार्रवाई होती है जो महिलाओं के साथ गुनाह होता है. और सबसे बड़ी बात ये पता चली कि कुछ महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके साथ गलत हुआ है. तो एक अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है. आज मैम द्वारा, दोनों ही मैम द्वारा हमें ये पता चला कि अवेयरनेस रहना और किसी भी लड़की को या किसी भी महिला को आज सामने आना बहुत ज़रूरी है. अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, प्लीज़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. आज के ज़माने में कोई पीछे नहीं रहता और कोई अबला नहीं है, सारी महिलाएं सशक्त है. और आज हमारे सामने तो दो आइडल्स बैठे हैं जिनको मैं भी बहुत मानती हूँ और शायद जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी बहुत मानते हैं. धन्यवाद. Thank you so much for coming. It is my pleasure. थोड़ा देख के हम खड़े हो जाएंगे. उल्टा कैसे था? नेशनल एंथम डाउन के आपको कैसा है? फोटो सेशन में सुन एक ठीक है. जल्दी नेशनल एंथम भी करना कैसा एक फोटो we have national anthem. Announce करेंगे national. करो शुरू.
जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। ऐश्वर्या बेटा वो लेटर्स देना हो चालेल. मॅडम के साखरी एक साखरी करायची. हो मॅडम